जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 4 पेपर है वो सोल्व कर लिए इसके, और आज हमारी ये 5 नंबर क्लास रहेगी। अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन 3 मार्च 2021 को जो 10:30 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो वो आपका कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था, उसमें ऑपरेशन विजय है वो संबंधित है। ऑपरेशन विजय किया गया था, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी 1200 रुपए की कोई राशि है, और 1200 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर है वो कितना है? 10.80 है। 3 वर्षों के अंदर 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर है वो कितना है? 10.80 है। उनकी ब्याज दरों का अंतर आपको ज्ञात करना है भी, ब्याज दर का अंतर कितना होगा। देखो भी प्रत्येक, आपको पता है भी साधारण ब्याज है वो प्रत्येक साल का क्या होता है? समान होता है, प्रत्येक साल का समान होता है। तो यहाँ पे 10.80 ये क्या है? आपका साधारण ब्याज का अंतर है। और इसमें अगर मैं बात करूं भी 10.8 लिख सकते हैं इसको। अब 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? भी 1 साल का अंतर कितना आ जाएगा? तो 1 साल का अंतर है वो आ जाएगा आपके पास में 3.6 का अंतर आ गया। अब ये 3.6 का अंतर है, यानी 3.6 है वो 1200 का कितना प्रतिशत है? ये निकाल लो भी, 1200 का कितना प्रतिशत है तो ये निकाल लो। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, तो एक के बाद में पॉइंट यहाँ पे आ जाए 0.3%। तो 0.3% दर का अंतर आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है भी प्रत्येक साल का साधारण ब्याज है वो समान होता है, और यहाँ पे अंतर दे रखा है तो प्रत्येक साल का अंतर भी समान होगा भी, प्रत्येक साल का अंतर है वो भी समान होगा। तो यहाँ पे 3.6 का अंतर आ गया 1 साल का। 3 साल का अंतर दे रखा था तो यहाँ पे ये 1 साल का अंतर हमने निकाल लिया। अब 3.6 है वो 1200 का कितना प्रतिशत है? तो वो 0.3% है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो ये जुलाई 1951 में प्रस्ताव, जुलाई 1921 में ये प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से और 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग है वो 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय है वो 600 रुपये है तो उसकी पूंजी ज्ञात करो। अब देखो भी वार्षिक आय का मतलब ये हो गया भी उसने ये निवेश कर दिया, और निवेश करने के बाद में उसकी वार्षिक आय उससे प्राप्त हुई भी। आपने कोई भी ये मान लो भी, अब आपकी जो पूंजी है उसमें से 50% आपने कहीं पे निवेश कर दिया। अब निवेश करने के बाद में उससे निवेश किए हुए स्थान से आपको क्या है, कितनी आय हो रही है, कितनी वार्षिक आय हो रही है, तो वो यहाँ पे इसने दर्शा रखा है भी 600 रुपये की आय हो रही है उसको। तो उसकी पूंजी मैंने मान लिया भी x है, और x का 2/3 भाग यानी 2x/3 भाग है वो 6% की दर से, तो इसका 6/100 और की दर से, और 1/5 भाग, और इसका क्या है 1/5 यानी x/5 भाग है वो 10% की दर से, तो इसका 10% आप निकाल लो और की दर से, और शेष भाग कितना बच गया अभी? अब शेष भाग है वो यहाँ से देखो भी 2x/3 प्लस में x/5, तो ये आपका टोटल कितना आ गया? टोटल हो गया आपके पास में 15, इसका एलसीएम हो गया 3 5 15 5 2 10 x प्लस में ये हो जाएगा 5 3 15 3x, तो ये आपके पास में बच गया 13x/15 आ गया। अब आपने टोटल पूंजी उसकी x मानी है तो
x में से ये घटा दो भी, x में से ये घटाओगे तो आपके पास में बच जाएगा 2/15 बचेगा, 2x/15 बचेगा। तो अब शेष यानी 2x/15 है, इसको क्या है 15% के ऊपर निवेश करता है ये, तो 15/100 बराबर में इसको क्या है 600 रुपये का निवेश, 600 रुपये की वार्षिक आय होती है। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो भी, जो इसको 3 एकम 3, 3 2 6 और 5 एकम 5, 5 2 10 और 15 से 15 कैंसिल हो गया, बाकी कट रहा है क्या, बाकी नहीं कट रहा, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 2 दूआ 4x और फिर 2 दूआ 4x और यहाँ पे ये आपके पास में हो जाएगा 4x अपॉन में 100 इंटू ये हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस में इंटू 100 और इंटू यहाँ पे आपके पास में 2x अपॉन में 100 और बराबर में 600। अब ये यहाँ पे क्या है नीचे आपके पास में 100 100 और 100 ये इसके क्या आ जाएगा भाई गुणा के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 6 0 लगा दो भी, 6 0 लगा दो, अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपके पास में ये। अब देखो भी यहाँ पे अपन ने ये मल्टीपल का निशान कैसे लगा दिया भाई, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, सभी के बीच में प्लस का निशान आएगा, ये जुड़ेगा भी आपस में, तो यहाँ पे प्लस का निशान आएगा और यहाँ पे भी प्लस का निशान आएगा, ठीक है ना, जुड़ेगा, ये जुड़ने के बाद में अपने पास में 600 प्राप्त होते हैं। तो अब देखिएगा इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 4x अपॉन में 100 प्लस में 2x अपॉन में 100 और प्लस में ये हो जाएगा 2x अपॉन में 100 और बराबर में आपके पास में क्या है 600 है, 100 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया, और ये हो गया 4 और 2 6 और 2 8, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 8x हो जाएगा भाई, 8x हो जाएगा, तो ये 100 इधर जाएगा तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा, तो ये आपके पास में बन जाएगा 60,000, 8x बराबर 60,000 बन गया अपने पास में। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के लेके आनी आपको, x बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 8 7 56 बच गया, 4 40, 8 5 40, तो ये 7500 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन, x आपने माना क्या था पूंजी, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सिहाग नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी दोस्त है वो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2022 में जो हुए थे 99 पारियों में आपके पेपर हुए थे, सारे के सारे पेपर है वो मैंने सोल्व करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाए, प्लेलिस्ट में सारी की सारी कंटिन्यू क्लासें आपको मिलेगी और वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखो भी 6 नंबर क्वेश्चन है, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी भैया, तो ये गैलीलियो गैलीली ने लिखी थी। गैलीलियो गैलीली ने द लिटिल बैलेंस नाम से एक पुस्तक लिखी थी 1586 के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं 6 दिन बाद। अब 10 पुरुष है वो कोई भी कार्य है उसको 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मैंने मान लिया भी एक पुरुष एक दिन के अंदर एक कार्य करता है, तो 10 पुरुष 18 दिन के अंदर टोटल 180 कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 6 दिन बाद, अब 6 दिन के बाद में ये लो भी 10 पुरुष है वो 6 दिन के बाद में 6 दिन तक कार्य कितना कर दिया भी, 6 दिन तक कार्य उसने 60 कर दिया भी, 10 पुरुष है और टोटल कार्य 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो टोटल 180 कार्य हो गया। अब 6 दिन बाद यानी 6 दिन तक तो उन्होंने कार्य किया तो 60 कार्य कंप्लीट हो गया, 5 पुरुष और उसके स्थान पर आ जाते हैं, तो कहने का मतलब टोटल पुरुष है वो कितने हो जाते हैं, 15 पुरुष हो जाते हैं। अब 60 कार्य उसने कर दिया तो पीछे बच गया कितना, 120 कार्य बच गया। अब ये 15 पुरुष है वो उसको कितने दिन में कर देंगे, तो 15 का भाग लगा दो भाई, 15 एकम 15, 15 8 120, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है लघुत्तम समावर्ती आपको ज्ञात करना है भी, 22 24 48 और 16 का एलसीएम ज्ञात करना है। वह छोटी से छोटी संख्या देखो जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, 22 से 24 से 48 से। अब 22 को लिखूंगा 11 इंटू 2 कोई दिक्कत नहीं है, 24 को क्या लिखूंगा तो ये लिखूंगा 3 इंटू 3 2 6, 6 2 12 और 12 2 24, और 48 को क्या लिखूंगा तो 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24 और 24 2 48, और 16 को क्या लिखूंगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 ये लिखूंगा। अब यहाँ पे देखो भी एक तो आपके पास में 11 आ जाए, एक आपके पास में 3 आ जाए और 2 कितना है
4 बार 2 ले लो भाई, तो 16 से डायरेक्ट गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में हो जाए 16 3 48, और 48 को 11 से डिवाइड गुना करो, 11 8 88, 8 11 चौके 44, 44 और 8 कितने होते हैं भाई 52 होते हैं, तो 528 है वो आपका इसमें क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसरो द्वारा जीएसएलवी लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू-स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उनकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो वो हो जाएगा GSAT-7A। क्या है भाई GSAT-7A है, जिसे कौन से वाहन पर लॉन्च किया गया है, तो जीएसएलवी वाहन के ऊपर लॉन्च किया गया है, और ये भारतीय वायुसेना के लिए उनकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आगे देखो भी नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 व्यक्ति है M1 M2 M3 M4 M5 M6 उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो अब इसमें M2 है वो M2 और M3 के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे M3 और 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा M2, कोई दिक्कत नहीं है, M2 M3 की जगह भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला भी M3 है वो M5 के बाईं और निकटतम स्थान पे बैठा है। M3 है ना वो M5 के बाईं ओर बैठा है, तो M5 के बाईं ओर बैठा, तो M5 को मैं यहाँ पे बिठा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाईं ओर बैठा है। अब इसने बोला भी M1 और M5 के बीच में, M1 और M5 के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, और टोटल व्यक्ति 6, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति आ चुके हैं इसके अंदर। तो M1 है वो यहाँ पे आ जाए भी, तो M1 और M5 के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 और 3 व्यक्ति बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने आगे देखो भी M4 M6 के बाईं और निकटतम स्थान पर बैठा है। M4 है ना वो M6 के बाईं ओर बैठा है, तो M6 के बाईं ओर बैठा, तो M6 में यहाँ पे बिठा दूं, तो M4 है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी M4 M6 के बाईं ओर बैठा है, M3 के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो M3 के दाईं ओर है, तो M3 के दाईं ओर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। M3 और M6 के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो M6 तो ये रहा और M3 ये रहा, तो इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं M5 और M4, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है, तो वो मध्य प्रदेश ने की है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 55 लीटर पानी है वो एक आदमी को प्रतिदिन चाहिए, तो इसके लिए पानी का अधिकार बनाया गया है एमपी के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विरासत कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, यह किस शहर में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है भी। विरासत कस्बे ओरछा है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, और ये किस शहर के अंदर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, यानी यह शहर किस राज्य के अंदर है, तो ये ओरछा जो शहर है ये मध्य प्रदेश के अंदर है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की किस एकमात्र मुक्केबाजी ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है, तो वो मेरी कॉम आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें एप्पल को लिख रहा है ये 2556 ये कोड लिख रहा है, और यहाँ पे RUNG को ये 7178 लिख रहा है। तो अब इसके अंदर है वो देख लो भी P को क्या लिख रहा है ये, तो P यहाँ पे डबल P यानी 5 लिखेगा P को। उसके बाद में U को क्या लिखेगा, तो U को देखो भी R के बाद में U आ रहा है 1 लिखेगा। उसके बाद में देखो R को क्या लिखेगा, तो R को यहाँ पे 7 लिखेगा, तो 7 लिख दो। उसके बाद में P को क्या लिखेगा, तो P को 5 लिखेगा, तो 5 लिख दो। और उसके बाद में देखो भी ऑप्शन अपने पास में एक है 51 75 63 का, 51 75 का एक ही ऑप्शन है अपने पास में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा भाई। बाकी आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आगे देखो भी समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि 1780 भारत का पहला समाचार पत्र है, ये के संस्थापक कौन थे, तो ये जे के हिक्की है ये समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक थे, जो कि 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था। आगे देखो भी नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो मैंने मान लिया भी उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 का 150% तो 150 ही होगा, 100 का 50% 50 ही होता है, 10% 10 ही होता है। तो 100 का 150% कितना होगा, 150 होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा विक्रय मूल्य इसका।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी, अब इसको काट दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 का 150% 150 रुपये होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 150 रुपये इसका लाभ हो गया। 100 रुपये में खरीदा, 150 रुपये का लाभ हो गया, तो बेचा कितने में, 250 रुपये में बेच दिया। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और ये इसका सेलिंग प्राइस यानी एसपी हो गया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 5 से काट दो, 5 2 10 और 5 5 25, तो यहाँ पे 2:5 है, वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से अलग करता है, तो वो आपका हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। प्लाज्मा झिल्ली है जो कि कोशिका का बाह्यतम आवरण होता है। अगर आपसे पूछ ले भी, ये तो एक प्रकार से कोशिका भित्ति दे नहीं रखी, इसके अंदर कोशिका भित्ति दे भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये इसने ये नहीं बोला भी जंतु कोशिका के अंदर या फिर एक प्रकार से पादप कोशिका के अंदर। पादप कोशिका के अंदर है वो सबसे भारी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल बोलते हैं जिसको, और जंतु कोशिका के अंदर है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है, क्योंकि जंतु कोशिका के अंदर है वो आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए, तो वो मालाबार तट हो जाएगा भाई। मालाबार तट बोल दो या फिर मालाबार क्षेत्र है, वो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है, तो वो चंद्रभागा समुद्र तट बनेगा भाई। चंद्रभागा समुद्र तट यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, वेरी इजी रेडक्लिफ रेखा कहलाती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे मिन्नरहिम रेखा बोलते, मिन्नरहिम नहीं है, मैकमोहन रेखा बोला जाता है भी इसको। ठीक है, रेडक्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, डुरंड है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा होती है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो इसमें बताना है आपको भी शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है, ये आपको बताने हैं। शहरी क्षेत्र में रहना चाहिए, तो शहरी क्षेत्र को कौन दर्शाता है, तो वर्त है वो शहरी क्षेत्र को दर्शा रहा है। ठीक है, वर्त में आना चाहिए। और यहाँ पे शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित, त्रिभुज है वो क्या दर्शा रहा है, शिक्षित को दर्शा रहा है। और उसके बाद में पुरुषों की संख्या कौन दर्शाता है, तो आयत है वो पुरुषों की संख्या दर्शा रहा है। तो इसके अंदर तो आपका ये 4 है, यही कॉमन है भी, ये क्या है 4 ही कॉमन है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 जो संख्या है वो शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुषों को डिनोट कर रही है। आगे देखो भी नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों। प्रत्येक पंक्ति के अंदर एक ही किस्म के पेड़ होने चाहिए, और वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, पेड़ों की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो आपको HCF ज्ञात करना पड़ेगा। इसका HCF ज्ञात कर लो भी, 7 का, 28 का और 42 का, और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। तो इसमें 7, 28 और 42 का HCF है वो 7 आएगा। तो यहाँ पे एक पंक्ति के अंदर 7 पेड़ों की संख्या होनी चाहिए, तो एक पंक्ति के अंदर 7 पेड़ों की संख्या होगी, तो यहाँ पे इसमें एक पंक्ति बनेगी, और इसमें कितनी पंक्ति बनेगी, 4 पंक्ति बनेगी भी। एक पंक्ति के अंदर 7 ही पेड़ होने चाहिए, तो इसकी 4 पंक्ति बन जाएगी। और इसके अंदर अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 6 पंक्ति बनेगी। तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी बन जाएगी, तो 6 और 4 10 और 1 11। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। यानी 7 संतरे हैं, 28 सेब हैं और 42 आम हैं। उनको क्या है, आपको प्रत्येक पंक्ति के अंदर समान संख्या के अंदर पेड़ लगाने हैं, और यहाँ पे एक ही किस्म के होने चाहिए। तो HCF याद कर लिया हमने, क्या है 7 आना चाहिए, यानी प्रत्येक पंक्ति के अंदर 7 पेड़ होंगे, तो इसकी एक पंक्ति बनेगी, इसकी 4 पंक्ति बनेगी और इसकी 6 पंक्ति बनेगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य वो 25 है। तो 100 छात्र है और उसका माध्य कितना 25 है, या फिर औसत बोल दो, आपको दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, टोटल 25 हो जाएगा, टोटल है वो 25 हो जाएगा, यानी माध्य इसका 25 है तो टोटल 25 हो जाएगा। अब 50 छात्रों की एक अन्य कक्षा है, दूसरी कक्षा है, उसमें उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य वो 70 है, तो ये 3500 हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको टोटल दोनों कक्षाओं में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जोड़ दो इनको,
5 5 10 और ये 6 यानी 6000 हो गया। टोटल विद्यार्थी कितने अपने पास में, टोटल विद्यार्थी 150 हो गए। 100 पहले वाले में थे और 50 दूसरी वाली में थे, तो इसका भाग लगा दो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो और 15 चौके 60 तो 40 आ जाएगा। तो इसका माध्य या फिर औसत कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य का मान बताओ। अब आपको पता है भी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल इंटू भाजक इंटू क्या होता है भी भागफल होता है। याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है ग्रुप डी के अंदर, तो क्वेश्चन आता ही आता है इसका, भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, ये इसका फॉर्मूला होता है, शेषफल, ये हो जाएगा भी शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां पे देखो भी इसने आपको क्या दे दिया, शेषफल दे दिया 8 है और इसने बोला है भी जो भाजक है ना आपका वो भागफल का तो 2 गुना है लेकिन शेषफल का 6 गुना है। तो शेषफल का 6 गुना है तो भाजक कितना हो जाएगा भी 8 छिक्का 48 हो जाएगा। अब मेरे को ये बता दो आपका भागफल कितना आ जाएगा, तो भागफल का 2 गुना है तो इसका मतलब भागफल 24 हो जाएगा भी जो आपका भाजक है वो शेषफल का तो 6 गुना है, तो शेषफल तो आपके पास में 8 है तो 6 गुना होगा तो 48 हो जाएगा, और भागफल का यहाँ पे 2 गुना है तो इसका मतलब भागफल 24 होगा, 24 का 2 गुना 48 होता है, और बराबर में आपके पास में क्या है भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य ज्ञात कर दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 48 का 24 के साथ में गुणा करवाओगे तो 24 का साथ में गुणा करवा दो, 8 चौका 32, 3 16 और 3 19, उसके बाद में 8 2 16 और 2 चौके 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 9 से 15 और 9 और 1 10 और 11 1152, उसमें 8 जोड़ना तो ये 1160 हो जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वो कृष्णाटम हो जाएगा भी, कृष्णाटम यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जहां पे 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वो रंगमंच का नाम है कृष्णाटम। आगे देखो भी 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको 36 दे रखा है, उनके शीर्ष की ऊंचाई 6 मीटर दे रखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करना है। अब देखो भी परिमाप, समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी भुजाएं समान होती है भी, तो परिमाप दे रखा है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो ये इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से होता है समबाहु त्रिभुज, तो इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो ये 12 12 आ जाएगी। अब आपको इसकी शीर्ष की ऊंचाई दे रखी है, यानी ये आपको ऊंचाई दे रखी है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये आपको 6 मीटर दे रखी है, अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बता दो, तो फॉर्मूला लगाओगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई वाला लगाओगे तो 1/2 आधार आपके पास में कितना है भी, आधार आपके पास में ये बेस रहा 12 और हाइट कितनी है इसकी 6, तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो 12 तिया 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और वैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको हाइट न दे रखी हो, हाइट न दे रखी हो तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है भी, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब हाइट न दे रखी हो। हाइट दे रखी हो तो आपको 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है बस। आगे देखो भी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है, तो समानता की अवधारणा अनुच्छेद 14 के अंदर दे रखा है, अनुच्छेद 14 से 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार दे रखे हैं, और ये आपके किसके अंदर आते हैं, तो ये आपका 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक है, वो आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं भी, ठीक है, 12 से 35 तक। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 28 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी एक आदमी ने 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय करने में 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दूरी तय की, यानी एक आदमी ने 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय की, ठीक है, और 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगता है तो पार्क से स्कूल तक की दूरी ज्ञात करो। अब दूरी तो समान, अभी वो गया था वो 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से गया था, आया था वो 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आया था, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी पार्क के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे गया था तो उसके पास डबल एनर्जी थी, तो वो 20 किलोमीटर के हिसाब से गया, आया तो एनर्जी डाउन हो गई क्योंकि पैसे लग गए पार्क के अंदर,
तो वापस आया तो एनर्जी डाउन, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर के हिसाब से आना पड़ा फिर उसको। अब देखो भी दूरी समान है, दूरी मैंने मान लिया अभी x है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी x है और चाल क्या है 20 किलोमीटर पर घंटे, और प्लस में आते वक्त दूरी x समान है और आते वक्त चाल क्या है 5 किलोमीटर पर घंटे, और बराबर समय कितना लगा 5 घंटे लगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो 20, तो ये हो जाएगा x प्लस में 4x यानी 5 चौका 20, 4x बराबर में यहाँ पे 5, तो ये 20 यहाँ पे क्या है गुणा में भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो आपके पास में ये कितना बनेगा अभी 4 और 1 5x, तो 5x बराबर में आपके पास में क्या आ गया 100 आ गया, तो x बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे x आपने माना क्या था, दूरी मानी थी, तो दूरी 20 किलोमीटर आ जाएगी भी, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भाई, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वो है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर के अंदर है भी, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है ये मीठे पानी की। आगे देखो भी, जहां पे संघाई हिरण आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि 15% छात्र है वो दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। अब देखो भी, अब इसमें एक सर्कल बनाता हूं मैं 15% का। अब यहाँ पे दोनों यानी यहां से सर्कल बनेगा आपका, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। अब सारा का सारा जो खेल है ना आप वो अनुत्तीर्ण में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है भी। अनुत्तीर्ण में आपको दे रखा है दोनों में 15% अनुत्तीर्ण है। अब एक परीक्षा में भौतिक विज्ञान के अंदर 80% छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो उसमें से 20% छात्र ऐसे बचे जो अनुत्तीर्ण है। अब 20% अनुत्तीर्ण है, तो ये आपका क्या है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स आ गई, और ये आपकी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का आ गया। तो अब देखो भी 20% छात्र है वो इसके अंदर क्या हो गए, 20% छात्र पास हो गए, तो 15 तो दोनों के अंदर भी फेल है, 80% छात्र पास है तो 20% छात्र इसमें फेल है, तो 15% दोनों के अंदर फेल है, तो इसका मतलब आपका फिजिक्स के अंदर है वो 20 होना चाहिए। तो 20 करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा 5% डालूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान के अंदर 70% छात्र वो उत्तीर्ण हो गए, तो 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी 15% तो इसके अंदर है ही, केमिस्ट्री वाले डायग्राम के अंदर कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, तो इसमें मैं 15 डालूंगा। अब देख लो भी यहाँ से फिजिक्स के अंदर 15 और 5 कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं, और केमिस्ट्री के अंदर 15 और 15 30 हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे टोटल अपने पास में अनुत्तीर्ण कितने हो गए, तो 15 15 30 और 5 35, तो यहाँ पे 35% अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हो गए फिर। इसने आपको यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गए, अब 35 तो क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए, तो 100 के अंदर से ये घटा दो भी, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बच गया 9, 65% है वो छात्र क्या हो गए पास हो गए। लेकिन हमारे अनुसार 65% छात्र पास हुए, लेकिन वो बोल रहा है 325, तो यहाँ पे 325 1% बराबर क्या आ जाएगा, तो 65 का भाग लगा दो भी। आपको चाहिए क्या, परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्र, तो 100 का मान चाहिए आपको, तो यहाँ पे 5 से काट दो इसको, 13 5 65, और ये 20 बार कट जाएगा। अब 13 से काटोगे इसको तो ये चला जाएगा आपका 13 2 26, बच गया कितना भाई, ये बच गया 13 2 26, 4 2 6 और 65 बन गया 13 5 65, तो यहाँ पे 25 को 20 के साथ में गुणा करवा दो तो 0, और 25 2 50, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा भाई। 500 छात्र थे जो कि परीक्षा के अंदर बैठे थे, तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं, तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिले हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक मोबाइल के क्रय मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात करना आपको। तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/5 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10% को फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 1/10 लिखूंगा। अब इसको 1/5 लिख दिया और इसको 1/10 लिख दिया, तो कहने का मतलब है पहले मूल्य क्या था 5 रुपए था, और एक की कमी हो गई तो 4 हो गया। अब 10% की वृद्धि हो रही है, तो पहले मूल्य 10 था और एक की वृद्धि हो गई तो ये 11 हो गया, तो ये 50 हो गया और ये 11 चौके 44 हो गया। तो कहने का मतलब 6 की कमी आ गई, 6 की कमी आ गई कितने के ऊपर 50 के ऊपर इंटू 100, तो यहाँ पे 50 से कम 50, 50 2 100, 6 2 12, तो यहाँ पे 12% का परिवर्तन हो गया टोटल। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको यहाँ पे बताना है, समीकरण युग्म है वो आपके सामने दे रखा है भी x की पावर 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 16 दे रखा है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं।
पहले इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा अभी 2 की पावर है वो x प्लस में y है, x प्लस में y है, बराबर में 16 दे रखा है। 16 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 4 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। 16 की पावर 16 है वो 2 की पावर 4 लिख दूं 16 को। अब देखो भी आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएगी, समान कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आधार समान है तो घातें भी समान कर दो, तो ये आपके पास में x प्लस वाई बराबर में 4 बन गया। ये समीकरण नंबर आपकी 1 बन गई। अब दूसरी देखो भी यहाँ पे 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर है वो 5 लिखूंगा तो 32 और 6 लिख दूं, 2 की पावर 6। और इसकी भी पावर क्या है, इसकी पावर है आपके पास में x माइनस में y और बराबर में आपको क्या दे रखा है 2, 2 की पावर 1 लिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार समान है, देख लो आधार क्या है, समान है, तो घातें भी बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और ये हो जाएगा x माइनस में y और बराबर में आपके पास में 1 आ जाएगा। अब 6 का गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 6x माइनस में 6y बराबर में आपके पास में 1, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आपको अद्वितीय हल, अनंत हल, एक हल इस प्रकार से आपको दे रखा है। इसकी 3 कंडीशन होती है, तीनों की तीनों कंडीशन में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो पहली कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2। अब अगर ये कंडीशन बनती है तो उसमें आपका होगा एक ही हल, क्या होगा भी, एक हल होगा, इसका एक हल होगा। दूसरी कंडीशन ये बनती है भी a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के और बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या है, कोई हल नहीं होगा। ये आपकी दूसरी कंडीशन बनती है, कोई हल नहीं होगा, इट्स ओके। तीसरी कंडीशन इसकी बनती है a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2। अब ये कंडीशन है तो इसमें अनेक हल होंगे, इसमें क्या होगा, अनेक हल होंगे। ये 3 कंडीशन होती है भी 10th क्लास के अंदर लगती है, ये होंगे, इट्स ओके। अब यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर अपने वाले में क्या कौन सी समीकरण, कौन सा नियम लग रहा है इसके अंदर भी, अपने पास में तो समीकरण तो 2 है भी, ये रहा एक, तो इसको सही हिसाब से सेट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस में 4 और यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा ये तो एक नंबर समीकरण होगी, इसमें a1 ये है और ये आपका b1 है और ये आपका c1 है। और इसी प्रकार से ये जो दूसरी समीकरण है ये बन जाएगी आपकी 6x माइनस में 6y और माइनस में 1, तो ये आपकी ये a2 हो जाएगा, ये आपका b2 हो जाएगा और ये आपका c2 हो जाएगा। अब a1 अपॉन में a2 करके देखो तो यहाँ पे a1 का मान कितना है 1 और यहाँ पे a2 का मान कितना है 6 है, बराबर b1 का मान कितना है 1 और यहाँ पे b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है भी, तो b2 का मान है वो यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस का 6 है। तो यहाँ पे देखो भी ये क्या है, 1/6 है और यहाँ पे इसका मान क्या है भी, 1/-6 है। तो यहाँ पे देखो अब इसके अंदर है वो 1/6 और यहाँ पे 1/-6 है, तो ये बराबर नहीं है भी, यानी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब पहला अपना नियम लग रहा है, यानी a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है, b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एक हल होगा, यानी इसे बोलते हैं अद्वितीय हल। अब इसमें देखो भी अद्वितीय हल यहाँ पे है और अद्वितीय हल यहाँ पे है, तो इसका मतलब आपको x का और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। x का और y का मान ज्ञात यहाँ से कर लो भी, इस समीकरण से, इस समीकरण से ही अपन x और y का मान ज्ञात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये समीकरण दे रखी है, जैसे कि ये रही आपकी समीकरण, अपने ये निकाला है, ये रही आपकी समीकरण। तो इसमें x और y का मान ज्ञात कर लो, x और y का मान ज्ञात कर लो। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर में 4 हो जाएगा और दूसरी समीकरण आपके पास में 6x माइनस में 6y और बराबर में आपके पास में 1 है। अब ऊपर वाले समीकरण को मैं 6 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर वाले को 6 से गुणा करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 6 चौके 24 हो जाएगा भी, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, अब इसमें जोड़ देता हूँ, जोड़ूंगा तो निशान चेंज नहीं होगा, जोड़ूंगा तो निशान चेंज नहीं होगा, तो ये कट जाएगा और ये आपके पास में कितना बचेगा, 6 और 6 12x बचेगा भाई, 12x बराबर में 6 24 और 1 25, तो 12x बराबर में 25, तो यहाँ पे x बराबर में क्या आ जाएगा, तो 25/12, x का मान कितना आ जाएगा भाई, 25/12 आ जाएगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है 25/12 x का मान आ रहा है। यहाँ पे देखो भी x का मान है वो 25/12 आ रहा है, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अद्वितीय हल तो आपने निकाल लिया भी कैसे निकालना है।
अब इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना था, क्योंकि दो ऑप्शन के अंदर अद्वितीय हल दे रखे थे, इसीलिए आपको x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। x का मान आपने ज्ञात किया तो आपको x का मान 25/11 एक ही ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, और y का मान ज्ञात कर रहे हो तो y का मान है जो x का मान है वो समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दो तो आपका y का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कर सकते हो आप। आगे देखो भाई, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के दोगुने से 48 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप आप ज्ञात करो। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण की माप, अब देखो भी इसमें समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज है ये। अब इसमें बीच वाला मैं समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, यानी ये ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज है, तो जो दो समांतर रेखाओं के बीच में बना होगा इस प्रकार से। अब इसके अंदर है वो आपको इसके सबसे छोटे कोण के माप के दोगुने से 48 कम है। तो कहने का मतलब क्या है भी, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के दोगुने से 48 कम है, दोगुने से 48 कम है, सबसे छोटे कोण की माप है वो मैं यहाँ पे x मान लेता हूं, और फिर उसका मान क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। दुगुने से 48 कम है तो दुगुने से 48 कम कर दो, तो यहाँ पे प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा भी 180 आ जाएगा। अब आपको पता है भी दो कोणों के बीच में दो समांतर रेखाओं के बीच में बना कोण है वो कितना होता है 180 डिग्री का मान होता है, यानी ये दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर चतुर्भुज में दो समांतर रेखाएं होती है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच में यानी इनके बीच में जो बना कोण है वो कितने का हो जाएगा 180 डिग्री का होता है भी, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये तो आपका सबसे छोटा कोण हो गया, और उसका सबसे छोटे कोण से क्या है दुगुना से 48 कम है, दुगुने से 48 कम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में 3x बराबर में 180, और ये 48 है वो यहाँ पे माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 48, तो ये 8 और 12 और ये कितना आ जाएगा अभी 228 आ जाएगा, 228। तो x बराबर में कितना आ जाएगा 3 का भाग लगा दो, 3 7 21 और बच गया 1 3 6 18, तो यहाँ पे x का मान 76 आ गया। अब आपको पूछा क्या है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान पूछा है, तो ये सबसे बड़े कोण का मान पूछा, तो ये सबसे छोटे कोण का मान आया है, तो इसका मतलब है वो 180 में से 76 आप घटा दो भी, तो ये 180 में से 76 घटाओगे तो ये 4 और ये आ जाएगा 0 और ये 1, तो 104 आ जाएगा, 104 डिग्री, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। याद रखना दो समांतर रेखाओं के बीच में बना कोण है, दो समांतर रेखाओं के बीच में बने कोण का योग है वो 180 डिग्री होता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 35 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो 7 छात्र हैं, 7 छात्र दे रखे हैं A B C D E F और H। एक परीक्षा देते हैं, कोई भी दो छात्र है वो समान अंक प्राप्त नहीं करते हैं, A B से अधिक अंक प्राप्त करता है, A है वो B से अधिक अंक प्राप्त करता है, ये लो, H है वो A से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ये लो H ऊपर आ जाएगा। केवल दो छात्र C से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, केवल और केवल दो छात्र ऐसे हैं जो C से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, बाकी सारे के सारे C से कम अंक प्राप्त करते हैं। D है वो C और B से अधिक अंक प्राप्त करता है, D है ना वो C से और B से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो इसका मतलब D यहाँ पे आ जाएगा, भी C के ऊपर आ जाएगा। लेकिन D उच्चतम अंक प्राप्त नहीं करता, D है वो उच्चतम अंक प्राप्त नहीं करता। यदि B न्यूनतम अंक नहीं प्राप्त करता तो उनके अंकों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव हो सकता है, ये आपको बताना है, कौन सा अनुक्रम है वो संभव हो सकता है यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो देखो भी, अब इसके B के नीचे भी एक आदमी आएगा और D के ऊपर भी एक आदमी आने वाला है। अब B के नीचे कौन सा आएगा और D के ऊपर कौन सा आएगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तो व्यक्ति है E बचा हुआ शेष, और एक आपके पास में बचा हुआ कौन सा है भी, एक आपके पास में H तो आ गया और एक आपके पास में F बचा हुआ है। या तो F है वो पहले ऊपर ही ऊपर आएगा, या फिर F नीचे नीचे आएगा, या फिर E ऊपर ही ऊपर आएगा, या फिर E है वो नीचे नीचे आएगा। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है, तो उनके अंकों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव है। पहला देखो भी, D से H बड़ा है, D से H बड़ा हो सकता है क्या, D से H बड़ा है, और यहाँ पे C से D बड़ा है, ठीक है, C से तो D बड़ा हो सकता है, और यहाँ पे B से C बड़ा है, और इसमें देखो भी A से, इसने बोला भी A से B बड़ा है, A से B बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि B से तो A बड़ा है, यानी B से ज़्यादा अंक प्राप्त किए वो A ने प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे ये कैंसिल कर दो। उसके बाद में ये देखो भी A से B बड़ा है, ये देखो यहाँ पे A से B ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए नहीं किए, A से B ने ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किए, B से A ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए भी। अब यहाँ पे देखो भी, इसमें
अब इसके अंदर है वो बी से ए ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ए से ई ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अंदर है वो सी से डी ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकता है, और डी से एच भी ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका है वो सॉल्यूशन एकदम सही संभव हो सकता है, ये अनुक्रम संभव हो सकता है। यहाँ पे देखो भी, अब इसने बोला है बी से ए ने अधिक अंक प्राप्त किए, कोई दिक्कत नहीं, सही है, और ए से एच ने अधिक अंक प्राप्त किए, ये भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पे एच से डी ने अधिक अंक प्राप्त किए, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता अभी डी से सी ने अधिक अंक प्राप्त किए। ये देखो, डी ने सी से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, बाकी सी से डी ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये देखो इसने लिख रखा है डी ने सी और बी दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो भी इस अनुक्रम के अंदर है वो सी ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन एक बच रहा है बी, 3 नंबर ऑप्शन, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से ये है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। तो इसके अंदर है वो आपको घनाभ का फॉर्मूला लगा दो, और उसमें आपको एक तो क्षेत्रफल निकाल देना, किसका, कौन सा क्षेत्रफल, छत का, और एक आप है वो फर्श का क्षेत्रफल निकाल देना। भी यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, तो ये हो जाए घनाभ का क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस में चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस में और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है। तो यहाँ पे 2 और ये 15, इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो और इसको ऊंचाई मान लो भी। अब आपस में गुणा करवा दो, 15 2 30, तो ये आ जाएगा आपके पास में 300 प्लस में, और 20 और 30 का गुणा करवाओगे तो 20 या 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 प्लस में 30 का 15 के साथ में गुणा करवाओगे तो 15 3 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 450। और अब इसको सभी को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 0 और 5 और 4 और 6 कितने होते हैं अभी, 4 और 6 10, और 10 और 3 13, तो ये आ जाएगा 1350 इंटू 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 0 0 और 13 2 26 और 1 27, तो 2700 आ गया टोटल घनाभ का। लेकिन आपको तो चारों दीवारों का चाहिए, तो इसमें से आप क्या कर दो, एक तो आपको फर्श का, और एक आपको क्या करना है, फर्श के अंदर काउंट क्या क्या होता है, फर्श के अंदर है वो लंबाई इंटू चौड़ाई काउंट होती है, और यही आपकी छत के अंदर होती है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ रही है, 300 आ रही है, तो 300 आ रही है, तो 300 का डबल कर दो भी, लंबाई और चौड़ाई का इंटू 300 आ रहा है, तो 300 का डबल करोगे 600, तो इसमें से 600 जाएगा, 27 में से 600 जाएगा तो 2100 बचेगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देखो भी 46x 45 है, और 9 से विभाजित करना, 4 और 1 5, 4 और 5 9 हो गए, कैंसिल कर दो, 6 और 3 9 हो गए, कैंसिल कर दो, और 4 और 2 6 हो रहे हैं, 4 और 2 6 हो रहे हैं, तो इसको 9 बनाने के लिए x की जगह क्या रखूं, तो 9 बनाने के लिए इस x की जगह 3 रख दूं, तो यहाँ पे 4 और 3 7, 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो जाएंगे, तो यहाँ पे x का न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, इनमें से 2019 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धसे हुए होते हैं। तो ये आपका जे थॉम्सन ने दिया था, जे थॉम्सन ने प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर अपन बोलते हैं तरबूज मॉडल दिया था, ठीक है। और उसके बाद में रदरफोर्ड भाई साहब आते हैं, तो उसने रदरफोर्ड भाई साहब ने स्वर्ण पत्री प्रयोग किया था, सोने की पत्री के ऊपर है वो अल्फा कणों की बौछार की थी, ये रदरफोर्ड भाई साहब थे। कैमिलो गोल्की ने गोल्जी इकाई की खोज की है, और नील्स बोर ने परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया था, परमाणु है वो स्थायित्व के बारे में बताया था, और कक्षाओं की खोज है वो नील्स बोर ने की थी, कक्षाओं की खोज नील्स बोर ने की थी, तो और परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया था। इट्स ओके। तो जे थॉम्सन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, या फिर इसे तरबूज मॉडल भी बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है। तो नेस्कॉम का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या फिर
निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या फिर इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या फिर अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को प्रदर्शित करता है, तो वो आपका डेटा सुरक्षित प्रदर्शित करता है। डेटा सिक्योरिटी है वो उसको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से किस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था, तो वो आपका राइट आंसर होगा ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन ने मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था भी दुनिया का पहला, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे चलता हूं 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात है वो आपको 3:5 दे रखा है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अब आपको याद रखना है अनुपात पूछा है, अगर विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, विकर्ण की स्क्वायर अपॉन में क्या करना है आपको 2 करना है भी। तो वर्गों का विकर्ण अगर आपको दे और क्षेत्रफल पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण की स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पे 3 की स्क्वायर 9 अपॉन में 2 रेशियो 5 की स्क्वायर 25 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भी, तो 9:25 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। यानी अनुपात ही आपको पूछा है, अनुपात पूछा है तो 9:25 हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 44 नंबर क्वेश्चन। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था, तो वो दादा भाई नारोजी ने किया था। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर 2022 में जो पेपर हुए थे ग्रुप डी के वो सारे के सारे 99 पारियों में हुए थे भी, और 99 पारी सारे के सारे पेपर है वो आपको करवा रखे हैं। और प्लेलिस्ट में सारी कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगी। 99 वीडियो अपलोड है और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भी दोनों और क्या करवा दो, वर्ग करवा दो इसका, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1/x और इसका वर्ग करवा दो, और बराबर में दोनों छोर का वर्ग करवाओगे तो ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा भाई। ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो ये हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर और प्लस में 2x 1/x, तो x से x कैंसिल कर दो, बराबर में 16 रख दो, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर बराबर में ये 2 यहाँ पे प्लस का बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका मान 14, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात है वो आपको 4:1 दे रखा है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखो भी समबाहु अंतःकोण का और बहिष्कोण का मान कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है 4:1, और आपको पता है भी अंतःकोण और बहिष्कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है भी योग। तो यहाँ पे हमारे अनुसार तो उसका योग है वो 5x हो रहा है या फिर 5 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है अभी, हमारे अनुसार तो 5x हो रहा है, लेकिन बहिष्कोण और अंतःकोण का मान 180 होना चाहिए योग। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 5 का इसमें डिवाइड कर दो तो 5 या 15 और बच गया कितना 5 का 30, तो यहाँ पे 1 का मान 36 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, बहिष्कोण का मान कितना आ गया अभी, यानी बहिष्कोण का मान अनुपात कितना है 1 है, तो इसका मतलब 1 का मान तो 36 आ रहा है। तो आपको पता है भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है 360 अपॉन में बहिष्कोण का मान कितना 36, तो यहाँ पे 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 10 भुजाएं। उसकी भुजा कितनी आ जाएगी 10, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में बहिष्कोण की माप। बहिष्कोण की माप आपने निकाल रखी है 36, तो 360 में 36 का भाग दे दो तो ये बहिष्कोण की माप आ जाएगी।
और एक यहाँ पे पूछता है भी अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n माइनस में 2 इंटू 180 होता है, इंटू 180, ये अंतः कोणों का योग आ जाता है। n यहाँ पे क्या है, भुजाओं की संख्या है। और एक आपको पूछ लेता है भी एक प्रकार से विकर्णों की संख्या कितनी है, भी बहुभुज की संख्या इतनी, बहुभुज की भुजाओं की संख्या इतनी है, तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या कितनी है ये पूछ लेता है। तो n माइनस में 3 अपॉन में 2, ये विकर्णों का फॉर्मूला है विकर्ण ज्ञात करने का कोई भी बहुभुज के अंदर। ठीक है, आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 48 नंबर क्वेश्चन। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था भी, तो भरत था भी, शकुंतला का पुत्र। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलता हूं, 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। कॉट 3 थीटा गुणा में कॉट 6 थीटा इज इक्वल टू 1 आपको दे रखा है और tan 15 थीटा का मान आपको निकालना है। तो एक बार जो दिया गया है उसको सोल्व आउट करते हैं। जैसे कि ये कॉट में दे रखा है, इसको अपन क्या बनाएंगे, साइन कोस में बना लें। तो आप जानते हैं कि कॉट बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। तो कॉट 3 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कॉस, यहां से देखिएगा, कॉट को कोस बटा साइन लिख दिया। इसी प्रकार से कॉट 6 थीटा है, इसको भी साइन कोस में चेंज कर लेंगे। तो इसको अपन लिखेंगे कॉस 6 थीटा। बट अपन जानते हैं 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस 6 थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉट 2 इंटू 3 थीटा। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 3 थीटा अपॉन में साइन 2 इंटू 3 थीटा। अब अपन हाफ एंगल वाला फॉर्मूला जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। मैं यहां पे एक लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं दोनों फॉर्मूले यहां पे यूज करूंगा। अब आपको जो 6 थीटा है इसको हमने 2 भागों में तोड़ के लिखा है, इसको आपको ये पढ़ना है कॉस 2 इंटू जो ब्रैकेट में मैंने 3 थीटा लिखा है उसको आपको एक बार कंप्लीट क्या पढ़ना है, 3 थीटा ही पढ़ना है। तो यहां पे बन जाएगा आपके पास में, एक बार इसको रहने दें, कॉस 3 थीटा अपॉन में साइन 3 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दें। कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा आपने क्या पढ़ा है 3 थीटा, माइनस में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा। इज दैट क्लियर, अपॉन में ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। तो इसको अपन कहेंगे 2 साइन थीटा का कितना है, साइन 3 थीटा, और ये है कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 1 चल रहा है। ठीक है, तो कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे 2 है, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया कोस स्क्वायर 3 थीटा, कोस स्क्वायर, 1 मिनट भैया, कॉस स्क्वायर 3 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर 3 थीटा, और डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, लेकिन साइन 3 थीटा गुणा साइन 3 थीटा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या है, 1 है। यहां पे 2 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 2 मैंने लगा दिया गुणा में, और यहां से इस 2 को मैंने डायरेक्टली हटा दिया है। अब क्या करेंगे, अलग अलग में भाग करेंगे। जैसे हमारे पास में होता है a माइनस में b बटा c होता है, तो इसको अपन a बटा c क्या लिख सकते हैं, a बटा c माइनस में a बटा c माइनस में b बटा c लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अपन यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 3 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर 3 थीटा, माइनस में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर 3 थीटा
ये तो रिजल्ट कट गया, बट कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, और इज इक्वल टू 2 एकम 2 चल रहा है रिजल्ट, ये तो पूरा एक बन गया। तो यहाँ पे कॉस बटा साइन क्या बन गया, कोट बन गया दोबारा। तो कॉट स्क्वायर 3 थीटा माइनस में 1 बराबर 2 चल रहा है, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉट स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 2 1 3 बन जाएगी। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे, कोट का स्क्वायर हटाओगे, 3 पे रूट लग जाएगा, 3 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 3 थीटा, और ये लग जाएगा 3 पे रूट लग जाएगा। इज दैट क्लियर? अब कोट की टर्म में रूट 3 किसका मान होता है, कोट की टर्म में रूट 3 मान होता है, अपन चेक करें तो 30 डिग्री का होता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 3 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री। ठीक है, कॉट से कॉट हटेगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 थीटा का मान आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 3 भाग में लग जाएगा तो 10 डिग्री आएगा। ठीक है, 3 30 के भाग में जाए 10 डिग्री, थीटा का मान 10 डिग्री आ गया। हमें मान किसका चाहिए, 15 थीटा का चाहिए, हमें मान किसका चाहिए, 15 थीटा का चाहिए। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, tan 15 गुणा थीटा का मान मैंने रख दिया 10 डिग्री, तो 150 डिग्री हो गया, tan 150 डिग्री हो गया। अब 150 चतुर्थांश आप जानते हैं अच्छे से, चतुर्थांश में यहां पे बना रहा हूं, देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ गया तो नहीं भूलोगे। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इज दैट क्लियर? अब 150 डिग्री कहां पे आएगा, ये तो 90 डिग्री वाला है, ये 180 डिग्री तक जाएगा, ये 180 डिग्री, तो यानी दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा 150, यहां पे आ जाएगा, और यहां पे tan का मान नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। तो 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो ये बताइए मेरे को, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 180 में से अगर मैं 30 डिग्री घटा दूं तो 150 आ जाएगा, सही है, और 180 माइनस में 30 दूसरे चतुर्थांश में आ गया। और आपको पता है कि पाई पे और 2 पाई पे चेंज नहीं होता मान, तो tan का tan ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा। tan 180 माइनस थीटा को लिखेंगे tan थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, बट मैंने बोला कि दूसरे चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दो, और नेगेटिव tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, 1 माइनस का 1/√3। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है, सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे, इधर से भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 51 नंबर में बोला गया भी अवनीश हर्ष का मित्र है। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए अवनीश ने हर्ष से पूछा, यह कौन है? हर्ष ने जवाब दिया, इनका पुत्र, यानी उस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, वो मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र का चाचा का मतलब क्या हो गया, उसका भाई है भी अवनीश ने कहा, हर्ष ने कहा, हर्ष ने जवाब दिया भी इसका जो पुत्र है वो हर्ष के पुत्र का चाचा लगता है, चाचा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हर्ष का भाई है भी। तो वृद्ध व्यक्ति का हर्ष के साथ क्या संबंध है, तो वृद्ध व्यक्ति का हर्ष के साथ में, वृद्ध व्यक्ति है वो हर्ष का पिता है भी, वृद्ध व्यक्ति है वो हर्ष का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। हर्ष ने कहा, हर्ष ने जवाब दिया भी उस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है वो मेरे बेटे का चाचा है। तो उस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे बेटे का चाचा है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी वृद्ध व्यक्ति है जो हर्ष का बेटे का चाचा लगता है, यानी ये आपका हर्ष है, और हर्ष ने उस वृद्ध व्यक्ति के बारे में बोला भी इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र और इसके पुत्र का चाचा है। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया।
और इस वर्ध व्यक्ति का ये पुत्र इसका भाई हो गया, तो इसका मतलब हर्ष का वर्ध व्यक्ति के साथ में क्या रिलेशन है, तो पिता है भी, हर्ष का पिता है वर्ध व्यक्ति। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है भी उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आए। तो यहाँ पे इसका 8 का गैप आ गया और इसमें 20 का गैप आ गया और इसके अंदर है वो कितने का गैप आ गया भी, ये आ गया 8 और 38 का गैप आ गया। तो यहाँ पे देखो भी रिलेशन क्या चल रहा है, तो इसके अंदर है वो आपने 12 ऐड कर दिए और फिर यहाँ पे कितना ऐड कर दिया अभी, यहाँ पे आपने 18 ऐड कर दिए और इसी प्रकार से बीच में गैप कितने का चल रहा है, इसमें 6 का गैप चल रहा है, 12 और 6 18। तो यहाँ पे भी 6 का गैप करेगा तो 18 और 6 कितने होते हैं, 18 और 6 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 24 का गैप होगा, तो 38 में 24 जोड़ो, फिर 38 में 24 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 5 और 1 6 62, 62 का 62 है वो 68 के अंदर जोड़ दो फिर, यानी इसमें क्या आ जाएगा 62। तो 62 है वो 68 में जोड़ोगे तो ये 8 और 2 10, 4 से 12 और 1 13, 130 आ जाएगा, जो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। ठीक है, चीजें समझ पाए, यानी अंतर का अंतर है वो सेम चल रहा है अभी, अंतर का अंतर क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में तीनों प्रक्रियाओं में भाग ले सकती है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन जलाने का कार्य करती है भी, और श्वसन के कार्य में भी यूज किया जाता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने के लिए भी नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो इसका ऑक्साइड बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, आपका ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, विश्व विरासत स्थल में विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन है, कमीज पतलून, कमीज पतलून, और यहाँ पे आपको बताना है भी मेज। अब आप पतलून का मतलब समझ गए होंगे भी पतलून क्या है, तो कमीज के नीचे जो पायजामा पहनते हैं ना उसे पतलून बोलते हैं भी। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले भी मैं आपकी पतलून ढीली कर दूंगा तो आप हंसना मत, क्योंकि आप हंस रहे हैं तो इसका मतलब आपको पतलून का पता नहीं है भी, यानी वो आपको पायजामा ढीला करने का बोल रहा है। ठीक है, किसी के साथ में लड़ाई हो जाती है तो वो बोलता है ना ऐसा मारूंगा आपकी पतलून ढीली हो जाएगी, तो वो आपको पायजामा ढीला करने का बोल रहा है। तो यहाँ पे कमीज के नीचे पायजामा पहनते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कुर्सी यानी जो आपकी चेयर है यानी मेज, जो आपकी मेज है, मेज के नीचे क्या लगाते हैं अपन, कुर्सी लगाते हैं भी, मेज के नीचे है वो कुर्सी लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। इट्स ओके, यानी कमीज के नीचे पतलून पहनी जाती है, पायजामा पहना जाता है, तो उसी प्रकार से मेज का कुर्सी के साथ रिलेशन होता है भी। ठीक है, मेज पे जब भोजन करते हैं जो भी है पढ़ते हैं तो चेयर लगा के पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बांड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है। तो वो कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ में अनुबंध किया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, रूट 36 और रूट 64 का लघुत्तम समावर्त है आपको ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो रूट 36 को 6 के रूप में बाहर निकालो और 64 को 8 के रूप में बाहर निकालो, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा, 6 चौके 24 और 8 या 24। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको इसमें बोला गया है भी ए बी सी में 4 संख्याएं हैं और ये कि ए और बी का एलसीएम, ए और बी का जो एलसीएम है वो कितना है, बी है। तो इसका मतलब क्या है, बी बड़ी संख्या है, ए और बी में से बी बड़ी संख्या है। और उसके बाद में इसने बोला बी और सी का एलसीएम क्या है, बी और सी का एलसीएम है वो क्या है, सी है। तो एक प्रकार से मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं क्या, ए बी और सी का एलसीएम सी होगा। भी ए बी का एलसीएम जो 2 संख्याएं हैं ए और बी, इसमें से एलसीएम बी हो रहा है और बी और सी का एलसीएम सी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है भी ए से संख्या बड़ी है वो बी है, बी से बड़ी संख्या सी है। तो इसका मतलब है भी ए बी और सी इन तीनों का एलसीएम क्या बोल सकता हूं मैं, सी बोल सकता हूं। इट्स ओके।
आगे इसने बोला अब सी और डी का एलसीएम क्या है, सी और डी का एलसीएम है वो डी है, तो इसका मतलब क्या है, ए से बड़ी बी है, बी से बड़ी सी है और सी से बड़ी डी है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं ए बी सी और डी, इन चारों का एलसीएम कितना आ रहा है, तो इन चारों का एलसीएम डी आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसने चारों का एलसीएम पूछा है, ए बी सी और डी का लघुत्तम समावर्त्य पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे ए 1 पे आता है, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा तो हो जाएगा 9, आई आ जाएगा। 3 और 3 6 और 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, तो यहाँ पे आ जाएगा यू। तो यानी नीचे वाले में तो ओनली 3 3 जोड़ रहा है, यहाँ पे देखो भी ऊपर वाले में सेकंड में क्या कर रहा है, पहले 3 जोड़ा, फिर इसमें 4 जोड़ा, फिर इसमें 5 जोड़ा और इसमें 6 जोड़ा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 11 से विभाज्य होनी चाहिए। 11 से विभाजित होनी चाहिए तो 11 का डिवाइडर रूल लगा दो इसमें, तो इसमें हो जाएगा 93, 24 और 8 x और 6। अब 11 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है, बी यहां से जो विषम स्थान पे आने वाली जो संख्या है ना उसको एक तरफ काउंट कर लो, ऐड कर लो, जोड़ कर लो, और जो सम स्थान के ऊपर जो संख्या आती है उसको एक तरफ जोड़ कर लो। तो यहाँ पे 9, 3, 8 और 6 का इसका एक तरफ ऐड कर लो, तो 9 और 2 कितने होते हैं अभी 11, 11 और 8 19, 19 और 6 कितने होते हैं अभी 25, तो यहाँ पे इसका योग 25 आ गया। जो सम स्थान के ऊपर आने वाली जो संख्याएं हैं उसको क्या है एक तरफ ऐड कर लो, तो ये 3 और 4 7 आ रही है। अब 11 का विभाजकता का नियम बोलता है हमने ऐड यानी जोड़ करने के बाद में उस योग का या तो अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुण जाना चाहिए, या तो अंतर है वो 0 आना चाहिए, उस योग का अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। 11 का विभाजकता का नियम 11 का गुण जाना चाहिए। अब इसमें देखो भी 7 के अंदर में यानी x है, x की जगह में क्या रखूं कि इसका योग या तो 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए 11 का गुणज हो जाए। तो यहाँ पे ये देखो भी सबसे अगर मैं 7 जोड़ूंगा, इसके अंदर 7 जोड़ूंगा तो यानी कहने का मतलब x की जगह 7 रखूंगा तो इस 7 रखते पे 7 और 7 14 हो जाएंगे, तो इसका योग है वो 14 हो जाएगा। और 14 25 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, जो कि क्या है 11 का गुणज है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा x का मान 7 आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। तो वो बाल गंगाधर तिलक को चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको दे क्या रखा है, तो यहाँ पे देखो भी निम्नलिखित कथनों में से दो इस प्रकार से संबंधित है कि एक दूसरे का खंडन करते हैं। एक दूसरे का खंडन का मतलब क्या है, एक दूसरे का विलोम है, उल्टा है, ये है। अब यहाँ पे देखो सभी हाथी बिल्ली के समान है, सारे के सारे जो एलिफेंट है वो किस में आ जाएंगे, कैट है, कैट में आ जाएंगे यानी बिल्ली में आ जाएंगे। और कुछ हाथी बिल्ली के समान नहीं है। अब कुछ हाथी है वो आपके एलिफेंट है वो बिल्ली के समान नहीं है, तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा डायग्राम। अब देखो भी पहले तो इसने क्या बोल दिया, अभी सभी हाथी बिल्ली के समान है, और दूसरे में ये बोल रहा है अभी कुछ हाथी बिल्ली के समान नहीं है। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या नहीं, पहले तो बोल रहा है अभी सभी है और फिर बोल रहा है अभी कुछ हाथी बिल्ली के समान नहीं है। तो इसका मतलब ये उल्टा है, यानी पहले वाले का ये खंडन कर रहा है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, ये खंडन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो भी कुछ हाथी बिल्लियों के समान है, कुछ जो आपके एलिफेंट है वो बिल्ली के समान है, तो यहाँ पे कैट हो गया। और थोड़े से हाथी भी बिल्लियों के समान है, तो मतलब एक ही हो गया भी इसका कुछ हाथी बिल्ली के समान है और थोड़े से हाथी बिल्ली के समान है। तो इसका तो अर्थ समान ही निकल रहा है, लेकिन ए और बी का अर्थ समान नहीं निकल रहा, ये क्या है एक दूसरे के क्या है विपरीत है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों क्या है एक दूसरे का खंडन करते हैं यानी विपरीत है। वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो फोर्ट्रॉन भाषा हो जाएगी। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है कंप्यूटर की, तो फोर्ट्रॉन भाषा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 64 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से राजधानी लखनऊ है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखो 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है? तो वो आपका कार्बन हो जाएगा भाई। कार्बन है वो लगभग सभी चीजों में मिलता है, जो सजीव हो उन सभी चीजों के अंदर है वो आपको कार्बन मिलेगा। तो आपका चाहे थोड़ा मिले लेकिन कार्बन मिलेगा जरूर। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 15 व्यक्ति 7 दिन में 35 बॉक्स बना रहे हैं। अब 15 व्यक्ति है 7 दिन के अंदर कितने बॉक्स बना रहे हैं? तो 35 बॉक्स बना रहे हैं। बराबर रख दो, 5 दिन के अंदर है वो एक्स व्यक्ति 65 बॉक्स बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करवा दो भाई, विपरीत गुणा करवा दो। विपरीत वज्र गुणा करवाओगे तो ये 65 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाए 15 × 7 × 65 और इसके नीचे 35 है ही, और 15 और लेके आ जाऊं मैं, कोई सॉरी 5 और लेके आ जाऊं और बराबर यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये 5 एकम 5 और 5 3 15, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 13 5 65, 13 3 39। तो यहाँ पे 39 व्यक्ति है वो 5 दिन के अंदर है वो 65 बॉक्स बना देंगे। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, मेन M1 × D1 अपॉन में W1। W1 का मतलब क्या होता है, वर्क। और यहाँ पे M2 × D2, D2 अपॉन में क्या होता है, W2 यानी वर्क 2। यानी M1 का मतलब होता है मैन, कितने मैन है। D1 का मतलब होता है कितने दिनों के अंदर, और W1 का मतलब होता है कितने कार्य कर रहा है। M2 का मतलब होता है दूसरा जो कंडीशन दे रखी है उसमें मैन कितने हैं, और D2 का मतलब हो गया भी कितने दिनों के अंदर कर रहे हैं, और W2 का मतलब हो गया दूसरा वर्क। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 67 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला भी आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 3:4 है। अब इसने बोला भी यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष की होगी, अब से 20 वर्ष के बाद में 62 वर्ष की होगी, तो 20 वर्ष इसमें से घटा दो भी, तो ये बन जाएगा आपका 42। तो यानी अब फिलहाल में उसकी आयु का योग कितना है, तो 42 है। तो यहाँ पे हमारे अनुसार उसकी आयु का योग 7 है, लेकिन प्रश्न में 42 दे रखा है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे अनिल की वर्तमान आयु पूछिए, तो अनिल कौन सा है, अनिल ये है, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। कैसे कर दिया भाई, तो ये हो जाएगा 0 4 42। तो हमारे अनुसार उसकी आयु का योग 7, 7 6 के 42। तो ये आपके पास में पूछा क्या है, तो अनिल की वर्तमान आयु पूछी है भी, अनिल की वर्तमान आयु पूछी है। तो यहाँ पे 7 6 के 42, ओहो गलत कर दिया भी। देखो अब इसके अंदर है वो हमको आलोक की आयु दे रखी है अभी, यहाँ पे आलोक की आयु दे रखी है, आलोक की आयु है वो 42 हो जाती है। 42 कब होती है, आलोक की आयु 20 वर्ष बाद में 42 होती है, सॉरी 20 वर्ष बाद में 62 होती है। तो 20 वर्ष हमने इसमें घटा दिया, तो वर्तमान में आलोक की आयु कितनी है, 42 है, लेकिन वर्तमान में अनुपात कितना है, 3 3 बराबर 42, तो 1 बराबर 14 3 42, तो 1 का मान 14 आ गया भी। ये आलोक का है भी। तो आपको क्या है, अनिल का पूछा है, तो 14 चौके 56 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 68 नंबर क्वेश्चन। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी, नेक्स्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? तो वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर है अभी, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, यूके के अंदर है, वो नाभिकीय रिएक्टर संचालित है अधिकतम संख्या के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको मान दे रखा है भी, इसमें ये मान दे रखा है। तो यहाँ पे मैं कोस क्या ले लेता हूँ, इसका कोस एक्स है वो मैं इसका एल्शियम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स प्लस में आपके पास में 1 आ जाएगा, और बराबर में क्या है 2 है। अब ये कोस यहाँ पे क्या है भाग में इधर जाएगा, तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 1 और बराबर में 2 कोस एक्स आ जाएगा। अब देखो भी इसको बराबर से दूसरी साइड में लेके आऊंगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये अपने पास में द्विघात समीकरण बन जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स और ये माइनस का सॉरी प्लस का माइनस का बनेगा भी, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कोस एक्स और प्लस का 1 बन जाएगा। ये आपके पास में द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण बन गई, तो यहाँ पे आप इसके टुकड़े कर लो, टुकड़े करोगे तो जोड़ने और घटाने पर तो माइनस के 2 कोस एक्स आने चाहिए, और गुणा करने पे आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का मैं ले लेता हूँ कोस एक्स और माइनस का ले लेता हूँ कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस का आ जाएगा 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में, कोस एक्स आ रहा है भी, इन दोनों में कॉमन है, पहले वाले दो में कॉमन है वो कोस एक्स आ गया, सॉरी कोस एक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बच गया अभी आपके पास में, कोस एक्स बच गया और माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे आपको माइनस का 1 कॉमन लेना है, और यहाँ पे क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा -1। तो अब देखो भी कोस बराबर कोस एक्स बराबर में 1 आ जाएगा, कोस एक्स बराबर में 1 आ जाएगा। तो अब कोस की टर्म में 1 किसका मान होता है, अभी कोस की टर्म के अंदर है वो 1 किसका मान होता है, तो ये आपका कोस हो जाएगा 0 का मान, कोस 0 का मान है, यानी कोस एक्स बराबर में इसको लिखूंगा कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है भी। अब कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो एक्स का मान क्या आ गया आपके पास में, एक्स का मान है वो आपके पास में 0 डिग्री आ गया, एक्स का मान 0 डिग्री आ गया। तो ये आप एक्स की जगह रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी ये आपको दे रखा है साइन कोस की पावर nx दे रखा है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा कोस और 0, एक्स का मान कितना है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री और इसकी पावर n है, प्लस में यहाँ पे भी इसकी पावर कितनी दे रखी है, कोस n और इसका x की जगह 0 डिग्री रखना है। अब आपको पता है भी कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 की पावर n प्लस में 1/1 की पावर है वो n है। अब 1 की पावर आप कितनी रख दो भी, 4 रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, 20 रख दो, कितनी रख दो, तो 1 का मान 1 की पावर कितनी भी रख दो 1 ही रहेगा इसका मान, तो 1, और 1 का 1 के अंदर भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीजें समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि कथन सभी आदमी धनी है ये झूठ है, यानी एक आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी सभी आदमी धनी है झूठ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा। भी सारे के सारे जो आदमी है वो धनी है, ये कथन झूठ है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे कोई आदमी धनी नहीं है, गलत बात है। भी कोई आदमी तो धनी होगा, भी कोई आदमी धनी नहीं है ये कहना गलत बात है, ये भी आपका कथन है वो गलत है। और कोई भी धनी व्यक्ति आदमी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बात आती है इन दोनों के ऊपर। अब कुछ आदमी धनी नहीं है, यानी इसने स्लोगन जो दिया है ना, स्टेटमेंट जो दिया है वो नेगेटिव के अंदर दिया है, भी सभी आदमी धनी है, ये झूठ है, ये बात झूठ है, भी सारे के सारे जो आदमी है वो धनी है। तो अपन क्या बोलेंगे, कुछ आदमी धनी नहीं है, यही बोलेंगे भी सारे के सारे आदमी तो धनी नहीं है, ये झूठ है। तो अपन बोलेंगे कुछ आदमी धनी नहीं है, कुछ आदमी धनी नहीं है। अब इसमें दूसरा दे रखा भी कुछ आदमी धनी है, ये भी तो अपन नहीं कह सकते भी कुछ आदमी धनी है, भी कुछ आदमी धनी नहीं है ये बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एक प्रकार से नेगेटिव सेंस उत्पन्न कर रहा है, भी सभी आदमी धनी है ये बात झूठ है। तो अपन क्या बोलेंगे, कुछ आदमी धनी नहीं है, कुछ आदमी धनी नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव के अंदर ही आपका क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, जो कि आपका क्या होगा 100% अपन इसको निश्चित रूप से सही मानेंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन। 4 अक्षर का एक समूह है, उनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। तो यहाँ पे देखो भी 15, 17, 19 2-2 का गैप है अभी बीच में, 10, 12 और 14 ये भी 2-2 का गैप है। यहाँ पे देखो भी 1, 4 और 7 इसके बीच में 3-3 का गैप है, 3-3 का गैप आते ही पकड़ लो, तो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि क्या है अन्य सभी से भिन्न है। 1, 4 और 7 3-3 का गैप है, इसमें देख लो भी 21, 22 और 25 प्रत्येक के अंदर क्या है 2-2 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे 1, 22 नहीं आएगा, 1, 23 और 25। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो इसने URDU लिखा है इसको। अब देखो भी क्या इसमें क्या कर रहा है ये, यानी पहले में 3 जोड़ दिया, 15 और 3 18, 1 और 3 4 और 18 और 3 21, यानी प्रत्येक में 3-3 जोड़ रहा है। तो 21 में 3 जोड़ेगा तो 21 और 3 24, 24 पर आ जाएगा x, और 18 में 3 जोड़ेगा चाहेगा u, और d 4 में 3 जोड़ेगा तो 7, और 21 में 3 जोड़ेगा तो x आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 75 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको दे रखा है A10 अल्फा बराबर आपको क्या दे रखा है, b दे रखा है। तो 10 अल्फा का मान कितना आ जाएगा, b/a हो जाएगा। अब आपको पता है भी LAL
लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का होता है, तो ये आपका लंब आ गया और ये आपका क्या आ गया, लाल बटा कक्का, यानी ये लंब आ गया और ये आपके पास में आधार आ गया। तो अब आपको कोस ए आपको बताना है, कोस अल्फा बताना है। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आपको कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज के अंदर है वो कर्ण आप ज्ञात करते हैं, समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर कर्ण आप ज्ञात करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो कर्ण स्क्वायर यानी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार कितना है, आधार कितना है ए स्क्वायर, और प्लस में लंब कितना है, भी लंब कितना है बी स्क्वायर है, और इसका यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपके पास में कर्ण आ जाएगा, ये भी कर्ण क्या आ जाएगा के कर्ण बराबर आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास में कर्ण आ गया। अब आपको कोस अल्फा बताना है, तो कोस आप क्या होता है, कोस अल्फा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपके पास में, आधार आपके पास में ए है, ए रख दो, और यहाँ पे कर्ण आपके पास में कितना है, तो कर्ण का मान रख दो एल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी चीजें समझ पाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है, तो उनका गुणनफल आपको दे रखा है 768, तो वो संख्याएं मैं मान लेता हूँ 6x और 8x है। अब इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 48x स्क्वायर, और 48x स्क्वायर बराबर में रख देता हूँ 768, तो x की स्क्वायर बराबर क्या रख देता हूँ 768 के अंदर है वो 48 का भाग लगा दो भी, तो ये हो जाएगा 12 से काट दो इसको, तो 12 चौका 48 और 12 छिक्का 72, कितना बच गया अभी 12 छिक्का 72, 12 चौका 48, तो ये हो जाएगा 64/4, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 बार, तो x की स्क्वायर बराबर 16 आ रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा अभी, x बराबर है वो आपके पास में सॉरी 4 आ जाएगा, x का 4 आ जाएगा, x बराबर 4, तो यहाँ पे x का मान 4 आ गया। अब आपको रखना क्या है, तो इसने बोला भी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यानी अनुपात कितना है 6 है, तो 6 चौका 24, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 36, 72 और 144 संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती आपको ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समावर्ती आपको ज्ञात करना है, तो ऐसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो ये देखो भी 36 से आपका यानी अगर मैं इसका एलसीएम 36 ले लूं, तो 36 को 44 से डिवाइड कर रहा है क्या, 36 को 44 डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो आपका 36 तो एलसीएम नहीं होगा इसमें। अब इसमें देखो भी या तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो भी 36 के, जैसे 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6 छिका 36 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट ही आ रहा है अभी 144 के अंदर है वो आपका 72 का भी भाग जा रहा है, 36 का भी भाग जा रहा है, और यहाँ पे 144 का भी भाग जा रहा है, सभी का भाग जा रहा है, यानी ये 144 है वो क्या है सभी संख्या 72, 36, 72 और 144 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर आप अभाज्य गुणनखंड इसके कर लो, इस प्रकार से टुकड़े कर लो, ठीक है। आगे देखो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि है 6,000 रुपए, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने भारी जल के नामाकरण का आधार क्या है, तो भारी जल का उपयोग या फिर भारी जल है वो एक आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, तो भारी जल का निर्माण है वो ड्यूटेरियम से किया जाता है, जिसका नामकरण होता है D2O, ड्यूटेरियम से बनता है। तो यहाँ पे यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, इसीलिए भारी जल का जो अणुभार होता है वो 20 होता है, और H2O जो साधारण जल होता है इसका अणुभार है वो 18 होता है, भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भारी जल का जो नामकरण का आधार है वो क्या है, तो भारी जल का नामकरण है वो ड्यूटेरियम का उपयोग करके किया जाता है, यानी भारी जल बनाया जाता है वो ड्यूटेरियम से बनाया जाता है, ड्यूटेरियम से बनाया जाता है, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन से अपेक्षाकृत क्या होते हैं, भारी होते हैं, हाइड्रोजन से अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो पंजाब को क्या लिख रहा है, ये PUNJAB, पंजाब को क्या लिख रहा है, ये OSKKC और E लिख रहा है, C और E लिख रहा है। अब इसमें देखो पहले में -1 किया, फिर क्या किया -2 किया, फिर -3 किया, फिर -4 किया, फिर -5 किया,
-3 किया, फिर क्या किया, +1 किया अभी, फिर आप +1 कर रहे हो, +1 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया। पहले वाले 3 के अंदर -1 -2 -3, फिर आगे वाले 3 के अंदर +1 +2 +3। तो इसी प्रकार से PRAYAG को देख लो भी, तो यहाँ पे -1 करेगा तो ये हो जाएगा O, -1 करेगा तो ये हो जाएगा Q, और -1 करेगा तो ये हो जाएगा Z, +1 करेगा तो ये हो जाएगा Z, और यहाँ पे +2 करेगा तो ये हो जाएगा C, और +3 करेगा तो ये हो जाएगा J। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। यानी यहाँ पे -1 नहीं करेगा, -3 करेगा अभी, -1 किया, रुको भी, सारा का सारा सिस्टम ही गलत कर दिया अपन ने। अब इसके अंदर देखो भी +-1 करेगा, फिर -2 करेगा अभी, -2 करेगा तो 18 में से 2 गया P, और फिर -3 करेगा, -3 करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका X, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर +1, फिर +2, फिर +3। आगे देखो भी नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये करंट अफेयर का है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता है, तो राणा दासगुप्ता ने, ये भी करंट अफेयर का है। अब इसमें देखो भी 1200 सेब लड़कों के एक समूह 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए, प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या का 3 गुना आता है। तो मैंने मान लिया भी समूह के अंदर X लड़के मौजूद थे और उनके 3 गुने के बराबर आता है, 3 गुना यानी 3x हो जाएगा भी, यानी प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर से प्राप्त होते हैं। 3 गुने के बराबर से प्राप्त कर दिए भी, तो यहाँ पे 3 गुने के बराबर से प्राप्त करती है, तो यानी एक लड़के को कितना से प्राप्त हो रहा है, तो 3x प्राप्त हो रहा है, और टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, x है। तो यहाँ पे फिर क्या कर दो, x से गुणा कर दो भी, और बराबर कर दो 1200, कोई दिक्कत ही नहीं है भी। प्रत्येक लड़के को टोटल जो लड़कों की संख्या है उसके 3 गुने के बराबर से प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रत्येक लड़के की संख्या मैंने x मान ली, तो यहाँ पे 3x हो गया। अभी एक लड़के को 3x से प्राप्त होगा, 3x एक लड़के को प्राप्त होगा, तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी x है, तो फिर x लड़कों को कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x इंटू x, तो ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर बराबर में 1200। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा x की स्क्वायर बराबर 3 का भाग लगा दो, 3 एकम 3, 300 के 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, अभी 400 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो x का मान 20, x आपने माना क्या है, तो समूह में लड़कों की संख्या मानी थी, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 36 रुपए है। देखो भाई, अब मैंने मान लिया भी अंकित मूल्य कितना है, सूची मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, यानी 100 रुपए है। अब इसमें 10% की छूट दे दी तो 90 रुपए में बेचती, लेकिन इसने बोला क्या है, इसने बोला है भी छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 36 रुपए है, लेकिन हमारे अनुसार विक्रय मूल्य 90 रुपए है, लेकिन वो बोल रहा है 36 रुपए है। तो एक बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, एक का मान कितना आ जाएगा भाई, 0.4 आ जाएगा भाई, यानी ये हो जाएगा 9 एकम 9, 900 का 36, और नीचे आ जाएगा 4/36, 4/10, तो ये हो जाएगा 0.4 एक का मान। अब आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका सूची मूल्य कितना हो गया, 40 रुपए, यानी एक का मान 0.4 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। अब यदि सूची मूल्य पर 20 रुपए की छूट दे दी, अब 40 रुपए के ऊपर 20 रुपए की छूट दे दी, 40 रुपए के ऊपर 20 रुपए की छूट दे दी, तो ये कितने रुपए की छूट दे दी भी, तो ये हो जाएगा इसका क्या कर रहे हैं अभी अपन, अब देखो भी 40 रुपए तो आपका क्या आ गया, एमआरपी रेट आ गया, यानी सूची मूल्य आ गया। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये 20% की छूट और दे रहा है, 20% की छूट देगा तो ये 8 रुपए की छूट दे देगा भाई, 20% की छूट देगा तो 8 रुपए की छूट दे देगा, यानी 40 रुपए में 8 रुपए की छूट दे दी तो 32 रुपए में बेचेगा फिर। तो इसका विक्रय मूल्य बताना है, 20 रुपए की छूट देने के बाद में 32 रुपए हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, तो CD देशमुख, CD देशमुख है वो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 86 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है वो देख लो, किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है, ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। तो यहाँ पे किस वर्ष कर और ऋण ब्याज पर हुआ कुल व्यय,
तो यहाँ पे 2016 वाले उठा लेते हैं अपन यार, नहीं तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाए। प्रत्येक का अगर मैं आपको निकाल के बताऊंगा ना तो फिर ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। 2016 वाले उठा लेते हैं। 2016 के अंदर है वो फ्यूल के अंदर कितना व्यय हो रहा है, तो 28.8 व्यय हो रहा है। इस प्रकार से देखना है, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला है भी किस वर्ष कर यानी टैक्स ये रहा 17.5, और यहाँ पे ऋण पर ब्याज ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ऋण पे ब्याज कितना है 6.28 का, तो ये जोड़ दो इसमें से 8, 7 और 17, 6 और 7 13, और ये हो जाएगा 23.78 आ जाएगा, जो कि क्या है ईंधन आदि, यानी इसने बोला भी कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। तो ये देख लो भी ईंधन के ऊपर तो 28.8 का व्यय हुआ है, और यहाँ पे कर और ऋण पर ब्याज पे जो व्यय हुआ है वो हुआ है 23.78, तो ये कम है ना भी, ईंधन से कम है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर हो जाएगा भी। बाकी 2014 में आप देख सकते हैं, 13 में भी देख सकते हैं, और 15 के अंदर भी आप देख सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको ये तालिका और दे रखी है, इसमें आपको बताना है भी 2013 से 2018 तक के वेतन का औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना है। यानी ये सैलरी है, फ्यूल है, बॉन्ड्स है, इंटरेस्ट है और टैक्स है, ये सारा का सारा आपको क्या दे रखा है, ये सारा का सारा एक प्रकार से व्यय दे रखा है भी। आपकी सैलरी के अंदर व्यय कितना हो रहा है, फ्यूल के अंदर व्यय कितना हो रहा है, इस प्रकार से व्यय दे रखा है। तो आपको 2013 से 2017 के वेतन का औसत व्यय आपको बताना है। तो आपकी सैलरी यानी आपका वेतन कितना है, ये सैलरी है, और सैलरी में आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है, और सभी को जोड़ करके आपको औसत वार्षिक व्यय ज्ञात करना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 का भाग लगा देना, तो आपके पास में 68.58 आएगा भी। सभी को जोड़ करके इन सैलरी को सभी को जोड़ करके 5 का भाग लगाओगे तो 68.58 आएगा, यही आपको पूछा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर है वो आपको पूछा भी 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय की प्रास और व्यय की इनमें से किस मद के लगभग समान है। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूं ऋणों पर ब्याज और कर, ऋणों के ऊपर ब्याज और आपका कर के अंदर से अपन देखते हैं। तो यहाँ पे प्रास क्या होता है, प्रास होता है अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर होता है। प्रास क्या होता है, अधिकतम मान, यानी आपका टैक्स के अंदर अधिकतम मान क्या है, तो टैक्स के अंदर अधिकतम मान है वो है 22 पॉइंट्स है, और न्यूनतम मान कितना है टैक्स के अंदर, तो न्यूनतम मान है वो 16.8 है। तो इसका अंतर ही क्या कहलाता है, प्रास कहलाता है। तो टैक्स के अंदर अधिकतम मान 22.6 है, और न्यूनतम मान है वो कितना है 16.8 है। तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बच गया 11, 11 में से 5 गया 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, ये 5.8 इसका प्रास आ जाएगी टैक्स की। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की देख लो भी, तो सबसे ज्यादा है वो कितना है भी, सबसे ज्यादा 10.11 है, और सबसे कम क्या है भी, तो सबसे कम है वो 4.88 है। अब इसमें से माइनस कर दो भी, ये आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन की प्रास आ जाएगी, यानी अधिकतम मान में से न्यूनतम मान आपको घटाना है। तो 11 में से 8 गया 3, और इधर बच गया 10 में से 8 गया 2, और ये बच गया यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे देख लो भी 5.23 और 5.8 लगभग समान आ रहा है। तो लगभग समान पूछा है आपको, लगभग समान किसका आएगा, तो इंटरेस्ट और टैक्स का, इंटरेस्ट और टैक्स यानी ऋणों पर ब्याज और कर का, दोनों का लगभग क्या है, प्रास है वो क्या है, समान है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की प्रतिशत 20 से अधिक हुई है। तो मैं 2017 के उठा लेता हूं भी, 2017 में देखता हूं तो 2016 के अंदर पहले क्या था भी, 2016 के अंदर है वो आपका आय है वो वेतन है वो 67.2 रुपये था, और 2017 के अंदर है वो 84 हो गया। तो इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई है वो देख लो यहाँ पे, तो 0.0, तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, और 13 में से 7 गया 6, और यहाँ पे बच गया आपके पास में 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी 16.8 की वृद्धि होगी। अब 16.8 की वृद्धि होगी कितने के ऊपर हुई है, तो वो 67.2 के ऊपर हुई है, और इंटू प्रतिशत देखना आपको, तो यहाँ पे 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 के बाद में पॉइंट नीचे और 1 के बाद में पॉइंट ऊपर है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 16,800 के ऊपर है वो आपको क्या करना है, 672 का भाग लगाना है। तो 16,800 भाग करना है आपको 672 का, तो ये आपके पास में आ जाएगा 25%। क्या आ जाएगा भाई, 25% आ जाएगा, जो कि देख लो 20% से अधिक है।
बाकी सभी का आप इस प्रकार से ज्ञात करोगे, बाकी सभी को इस प्रकार से देखोगे, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस ए बी और डी एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ठीक ऊपर बैठे हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, बी ना तो सबसे ऊपर बैठा और ना ही सबसे नीचे बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 4 व्यक्ति पी और आर के बीच में बैठे हुए, पी और आर के बीच में 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आपके आर आ जाएगा। अब इसने बोला है भी एस है वो ए के ठीक ऊपर बैठा है, एस है ना वो ए के ठीक ऊपर बैठा है, आर तथा डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, आर ये रहा भी नीचे, और डी, आर और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ये लो एक व्यक्ति बिठा दिया। और उसके बाद में इसने यहाँ पे देखो भी एस है वो ए के ठीक ऊपर बैठा है, तो इसका मतलब है वी एस ए के ठीक ऊपर बैठा है, एस है ना वो ए के ठीक ऊपर बैठा है, तो ए के ठीक ऊपर बैठेगा, तो इस प्रकार से आएगा अभी यहाँ पे, इट्स ओके। तो उसके बाद में इसने बोला भी डी एस के ठीक, डी है वो एस के नीचे बैठा है, डी है ना वो एस के नीचे बैठा है, ठीक है। बी है वो क्यू के ऊपर बैठा है, बी है वो आपका कहाँ पे बैठा है अभी, बी है वो क्यू के ऊपर बैठा है, तो क्यू को एक प्रकार से मैं अगर यहाँ पे सेट कर दूं इसको, तो 1 2 3 4 5 और 6 टोटल व्यक्ति है 7, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा भी। अब इसने देखो भी निम्नलिखित में से तीन अपने बैठने की अवस्था के आधार पर एक विशिष्ट रूप में समान बैठे हैं और एक समूह बनाते हैं, इसमें से कौन सा समूह नहीं बनाता, बी और क्यू। देखो भी ये है आपका बी और ये आपका क्यू, बी और क्यू, तो बी और क्यू के बीच में, बी और क्यू, बी है वो क्यू के ऊपर बैठा है भी, यानी ये पहले वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति से पहले ऊपर बैठा है। अब यहाँ पे डी और बी देखो भी, डी और बी, तो पहले वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति के ऊपर बैठा है, तो डी और बी, तो यहाँ पे पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति के ऊपर बैठा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है नीचे बैठा भी है, यानी ये देखो भी इसमें आपको दिखा रखा है बी क्यू दे रखा है। अब क्यू के ऊपर कौन बैठा है, क्यू के ऊपर बी बैठा है, और यहाँ पे देखो भी बी के ऊपर डी बैठा है क्या, नहीं बैठा, तो बी के ऊपर डी नहीं बैठा, यानी ये नीचे बैठा है भी डी के। और यहाँ पे देखो भी ए के ऊपर पी बैठा है क्या, तो ए है ये रहा, और ए के ऊपर पी बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और डी के ऊपर एस बैठा है क्या, देख लो ये रहा डी, और डी के ऊपर एस बैठा है, तो यानी पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर बैठा है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। देखो भी ओ आता है 15 पे, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 कितने होते हैं, 24 और 3 27 होते हैं, तो ए आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 और 3 5, यानी पहले कितना 3 बढ़ाया, फिर कितना बढ़ा दिया 5 बढ़ा दिया, और फिर कितना बढ़ा दिया 7 बढ़ा दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर 2-2 का गैप चल रहा है अभी प्रत्येक के अंदर, 7 और 2 9, तो यहाँ पे 17 में 9 जोड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 17 में 9 जोड़ेगा तो ये आपके पास में 26 आ जाएगा भाई। इसी प्रकार से एफ आता है 6 पे, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, तो ए 26 एन आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 92 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें है वो आपको बताना है ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। अब इसमें बी है वो सी, बी सी से आयु में बड़ा है, बी है ना वो सी से आयु में बड़ा है, तो सी से आयु में बड़ा है, तो ये लो आयु से बड़ा कर दिया सी से, लेकिन समूह में ऊंचाई में सबसे छोटा है, लेकिन किसके लिए आया है, बी के लिए आया है। बी है वो ऊंचाई के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा है, सी है ना वो बी से लंबा है, सी है वो बी से लंबा है, सी बी से तो लंबा है, लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से क्या है, छोटा है, तो डी इसके ऊपर आ जाएगा भी। अब इसने बोला है भी ए डी से आयु में बड़ा है, ए है ना वो डी से, ए है वो डी से आयु में बड़ा है, लेकिन ई जितना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया भी ई है वो इसकी हाइट के अनुसार है, वो ई है वो ए से क्या है, ई जितना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब ई है वो ए से लंबा है। अब इसने बोला है भी ई सी से आयु में छोटा है, ई है ना वो सी से आयु में छोटा है तथा बी और डी से लंबा है, ई है वो आयु में सी से तो छोटा है
लेकिन बी और जो आपका डी है इनमें से क्या है, लंबा है, इनमें से क्या है, लंबा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा। अब उनकी आयु के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संभव नहीं हो सकता, कौन सा क्रम संभव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देखो भी इसने डी से बड़ा ए है, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे आपका ई से बड़ा है वो सी है, और सी से बड़ा बी है, बिल्कुल सही बात है भी। यानी इसके अंदर है वो ये वाला इतना पोर्शन है ना, ये पहले भी आ सकता है और ये बाद में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये संभव है भी। अपन को पता नहीं है भी, ये तो पता है भी ई से आयु में सी बड़ा है, सी से आयु में बी बड़ा है। अब बी का डी के साथ में क्या रिलेशन है और बी का ए के साथ में क्या रिलेशन है वो अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो ये संभव हो सकता है। ये वाला देखो भी ई से सी बड़ा है, ई से आपका सी बड़ा हो सकता है, और सी से आपका डी भी बड़ा हो सकता है, और यहां से डी से आपका बी भी बड़ा हो सकता है, और बी से आपका ए भी बड़ा हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसमें देखो इसके अंदर इसने दे रखा है बी डी से ए बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। लेकिन इसने यहाँ पे दे रखा है बी से सी बड़ा है, लेकिन इसके अंदर है वो बी बड़ा है, यानी सी से बी बड़ा है यहाँ पे तो, और यहाँ पे दे रखा है बी से सी बड़ा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये सो जाहिर सी गलत बात है भी, ठीक है। यानी बी से सी बड़ा नहीं हो सकता, सी से बी बड़ा है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा बी से क्या है, सी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, तो ये गलत बात है, और यही आपको बताना है कौन सा संभव नहीं है, तो ये संभव नहीं हो सकता। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी सभी डॉग है वो स्तनपायी है, सारे के सारे डॉग है वो किस में आ जाएंगे, स्तनपायी में आ जाएंगे, और कोई भी पशु कुत्ते नहीं है, तो कोई भी आपका जो पशु है वो क्या है, डॉग नहीं है, तो इसका मतलब है भी पशु वाला है वो डॉग के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन पशु वाला है वो आपका स्तनपायी के अंदर जा सकता है, ठीक है। अब देखो भी कोई भी पशु स्तनपायी नहीं है, कोई भी आपका जो पशु है वो स्तनपायी नहीं है क्या, ये बिल्कुल गलत बात है, हो है। यानी पशु है वो स्तनपायी के अंदर जा सकते हैं, डॉग के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन पशु स्तनपायी के अंदर जा सकता है भी। दूसरा डायग्राम इसका ये बनेगा, दूसरा डायग्राम है वो इसका ये बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है भी। अब यहाँ पे ये गलत हो गया, कुछ पशु स्तनपायी नहीं है, कुछ जो आपके पशु है वो स्तनपायी नहीं है, तो ये भी गलत बात है। अब इसके अंदर एक डायग्राम ये भी बन रहा है, इसके अंदर ये स्तनपायी का आ गया और ये आपका पशु का आ गया, ये भी तो बन सकता है, ये भी सही है, तो इसके अंदर ये भी गलत हो गया। कोई भी कुत्ता पशु नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है भी, पशु वाला है वो डॉग के अंदर नहीं जा सकता, ये आपको स्टेटमेंट में वाकायदा बोला गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी कोई भी कुत्ता है वो पशु नहीं है, कोई भी कुत्ता आपका पशु नहीं है, और सभी स्तनपायी कुत्ते हो सकते हैं क्या, तो सारे के सारे जो स्तनपायी है वो कुत्ते नहीं हो सकते, कुछ स्तनपायी कुत्ते हो सकते हैं, सारे के सारे स्तनपायी नहीं हो सकते, तो यहाँ पे केवल और केवल निष्कर्ष तीसरा पालन कर रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 94 नंबर क्वेश्चन। अभी इसके अंदर है वो इसने NDRWCK को क्या लिखा है, इसने लिखा है GUGPT और Z लिख रहा है। तो यहाँ पे देखो भी ये आता है 14 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 18 पे, ये आता है 23 पे, ये आता है 3 पे, ये आता है आपका 11 पे, उसके बाद में ये आता है 7 पे, ये आता है 21 पे, ये आता है आपका 7 पे, और ये आता है 16 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है आपका 26 पे। इसी प्रकार से MTSFH और J, ये आता है 13 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है 19 पे, ये आता है 6 पे, ये 8 पे और ये 10 पे। अब देखो भी यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, -7 करा है तो -7 यहाँ पे कर दो, तो 16 में से 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, 6 पे आ जाएगा आपका F। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसके अंदर है वो जोड़ रहा है भी 21 में से 5 और 4 9 प्लस कर रहा है भी, ये 21 और 5 कितने होते हैं 26, 26 और 4 पे चला जाएगा, यानी +9 कर रहा है, तो इसमें +9 कर दो भी, तो 20 और 9 कितने होते हैं अभी, 20 और 9 29 होते हैं, 29 होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी 20 पे आता है, तो इसने क्या कर दिया 21 से 4 कर दिया, इसने 21 से 4 प्लस कर दिया, 21 से 5 पहले और 5 और 4 9, तो 9 इसमें प्लस कर 9 इसमें प्लस 9 कैसे कर रहा है अभी, -9 कर रहा है अभी, -9 कर रहा है, प्लस थोड़ी ना कर रहा है आप, इसमें क्या कर रहा है ये माइनस कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे या फिर प्लस करवा दो, प्लस करवाओगे तो इसमें कितना जोड़ोगे आप, प्लस करवाओगे तो इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा 7 और 17 प्लस करना पड़ेगा अभी इसमें,
17 प्लस करोगे 7 और 4 11, प्लस 7 प्लस 17 करना पड़ेगा। तो इसमें 17 जोड़ोगे तो ये 37 हो जाएगा भी, ये क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। या फिर इसको माइनस चला दो, माइनस चला दो, या फिर इसमें जोड़ोगे तो ये 17 हो जाएगा और माइनस प्लस ही कर दो यार, प्लस 17 करोगे तो ये 20 और 7, 20 और 17 37 होते हैं। और 37 के ऊपर वैसे देखें 27 के बाद में ए शुरू हो जाता है, 27 पे ए, 28 पे बी, इस प्रकार से करोगे तो यहाँ पे 11 पे के आएगा तो इसमें आ जाएगा के, ठीक है। इसी प्रकार से 19, और यहाँ पे देखो भी ये क्या कर रहा है, ये 18 में से 7, 18 में से 7, 18 को 7 कर रहा है ये, तो इसमें माइनस का 11 कर दिया इसने, माइनस का 11 कर दिया। तो 18 में से 11 गया, 18 में से 11 गया, 7 बच गया, तो यहाँ पे माइनस का 11 कर दो। माइनस का 11 करोगे तो 19 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 में से 11 जाएगा तो 11 और 8 19 होते हैं, 11 और 8 19 होते हैं, तो 8 बचेगा यानी एच आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 23 है और कितना माइनस कर रहा है, तो ये 3 और 4 7, 7 माइनस कर रहा है, तो 7 ही माइनस यहाँ पे कर दो भी। तो 6 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका y आ जाएगा। 6 में से 7 जाएगा तो 6 तो ये चले गए और एक और चला गया तो आपका क्या हो जाएगा, z चला गया तो y आ जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या कर रहा है अभी, ये आपका कितना जोड़ रहा है अभी, इसमें प्लस कर रहा है, प्लस करेगा तो 3 और 17, 17 प्लस कर रहा है इसमें, तो प्लस 17 करवा दो इसमें, प्लस 17 करवाओगे तो ये हो जाएगा 17 और 8 कितने होते हैं अभी, 17 और 8 है 25 होते हैं, तो 25 पे y आ जाएगा अभी। इसी प्रकार से इसमें क्या कर रहा है ये, इसमें ये -7 करेगा, फिर -7 करेगा, -7 क्या कर रहा है ये 11, और 11 में कितना जोड़ा इसने कि ये 26 हो गया, 11 में कितना जोड़ा कि ये 26 हो गया, 5 और 1 15 जोड़ दिया अभी, प्लस 15 कर दिया इसने, प्लस 15 किया तो ये 26 हो गया, तो यहाँ पे भी प्लस 15 कर दो, 10 और 15 25 होते हैं, तो ये फिर y आ जाएगा। जितना यहाँ पे प्लस माइनस कर रहा है ना उतना ही यहाँ पे प्लस माइनस कर रहा है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी एनिमल्स का कोड क्या है। अब इसमें देखो भी एनिमल्स आर है, एनिमल्स आर, और इसमें भी क्या है आपका कॉमन क्या आ रहा है, तो एक तो इसमें आपका आ रहा है मेमल्स आ रहा है, मेमल्स आर मेमल्स कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें भी क्या है आर मेमल्स है और इसमें भी क्या है आर मेमल्स है। तो इसका मतलब है अभी यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है इसमें कॉमन आ रहा है के टी और बाकी क्या आ रहा है हैज, के टी और हैज आर और मेमल्स का कोड हो जाएगा। बाकी बच गया इसमें क्या है, इसमें बच गया आपका एनिमल्स, एनिमल्स का फिर क्या हो जाएगा, एनिमल्स का एलयू हो जाएगा, फिर आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है आर मेमल्स, यानी आर मेमल्स कॉमन आ रहा है। और आपको यहाँ पे देखो भी आर और इसमें भी मेमल्स है और इसमें देखो आर और मेमल्स है, तो इन दोनों के अंदर कोड आपको पता ही है क्या है, के टी और हैज दोनों के अंदर कॉमन है, के टी और हैज दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे आपका बच गया क्या, एनिमल्स बच गया, और एनिमल्स का कोड क्या हो जाएगा एलयू। आगे देखो भी नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 96 नंबर क्वेश्चन में आपको 8 व्यक्ति दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं इस प्रकार से। ये देखो उसमें केंद्र की ओर मुख है, 8 व्यक्ति है, तो 8 की सीट बना लो इस प्रकार से, 6 4 5 6 7 और ये 8 बन गया। अब इसमें देखो भी ए है वो सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ए है ना वो सी के दाईं ओर, तो सी ये हो जाएगा पहला और दूसरा ए यहाँ पे आ जाएगा भी। उसके बाद में इसने बोला है सी है वो डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, सी है ना वो डी के बाईं ओर बैठा है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा भी, पहला दूसरा और तीसरा है वो सी आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला है भी बी सी के बगल में नहीं बैठा, बी है वो सी के बगल में नहीं बैठा, तो एक बार इसको होल्ड पे रखो। बी ई के दाईं और दूसरे स्थान पर है तो इसको भी होल्ड पे रखो। बी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे जी बना दूं मैं, बी और जी के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। उसके बाद में बी और जी के डी और जी के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने बोला भी डी है जी है वो एच के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो एच के बाईं और दूसरा स्थान तो ये ना यहाँ पे नहीं होगा भी, जी एच के बाईं ओर होना चाहिए, तो एच के बाईं ओर नहीं होगा, तो यहाँ पे तो आपका क्या होगा जी नहीं हो सकता, तो जी फिर आप यहाँ पे कर दो, जी यहाँ पे कर दोगे तो ये एच के बाईं और दूसरे स्थान पर है जी, तो एच यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका बाईं और दूसरा हो जाएगा।
अब इसने बोला है यहाँ पे देखो बी ई के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ई को मैं यहाँ पे रख दूं तो ई का दायां ये होगा पहला, और दूसरा यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। बच गया कैंडिडेट एक, वो कौन सा बचा है, एफ, तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने पूछा है भी सी के सापेक्ष जी का स्थान कौन सा है, तो सी ये रहा, और उसके सापेक्ष जी का स्थान कौन सा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो बाईं और तीसरा हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2.84 को आपको क्या है घंटों, मिनट और सेकंड में आपको चेंज करना है। तो पॉइंट से पहले क्या है 2 है, तो 2 घंटे हो गए डायरेक्ट ही। अब आपको क्या है 0.84 है, 0.84 को ये घंटे के अंदर है, तो इसको क्या करना है आपको मिनट बनाना, 60 से गुना कर दो भी, तो ये हो जाएगा 0, 6 चौका 24 और 6 8 48। तो यहाँ पे क्या है 2 के बाद में पॉइंट है भी, नीचे ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, तो 2 के बाद में पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या आ गया 48, तो इसका मतलब 2 घंटे 48 मिनट आ गया, और बच गया आपके पास में क्या 48 मिनट, और बच गया आपके पास में 40.40 बच गया। तो अब इसको क्या बनाएंगे, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा करवा दो और 00 से नीचे लगा दो पॉइंट हटाने के बाद में, तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 सेकंड आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 घंटे 50 मिनट और 24 सेकंड। क्या कर दिया अभी, इसको गुणा करवाओ सही से गुणा करवाओगे तो ये 84 को 60 से गुणा करवा दो, तो 0, 6 चौका 24 को चौका आंसर लागे 2, और 6 8 48 और 2 50 होते हैं, तो 50.40 आ जाएगा, 50.40 आ जाएगा, तो 50 घंटे आ जाएगा इसमें, 50 मिनट आ जाएगा, 50 मिनट आ जाएगा, और फिर बाकी बच गया 24 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है उस पद का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आए। तो 1 और 6, 7 और 6 कितने होते हैं अभी, 7 और 6 नहीं, 7 और 5 12, यानी पहले 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, और अब कितना जोड़ेगा 4 जोड़ेगा, 12 और 4 16, 16 और 3 कितने होते हैं अभी, 16 और 3 19, यानी ऐसा आ जाएगा, पहले 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, और फिर 3 जोड़ दिया। उसके बाद में 3 और 6 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15, और नहीं पहले इसमें कितना जोड़ा 3, फिर 6 जोड़ा, अब कितना जोड़ रहा है अभी ये, पहले 3 नहीं, पहले 6 जोड़ा अभी। अब इसमें क्या कर रहा है, पहले आप 3 और 6 9, पहले 6 जोड़ दिया, फिर 9 और 7 16, 16 और 8 24, 16 और 8 24 होते हैं अभी, और 24 और 9 कितने हो जाएंगे, 24 में 9 जोड़ोगे तो 24 25 26, और 1 2 3 4 5 6 और 7 पे आ जाएगा आपका जी। उसके बाद में ई आता है 5 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, तो 25 पे आ जाएगा आपका वाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी सूर्योदय की दिशा में, एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे क्यों चलता है, ये लो 10 मीटर चला दिया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा तो ये लो दाईं ओर मोड़ दिया, और 10 मीटर चलता है, ये लो 10 मीटर चला दिया। उसके बाद हर बार बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद हर बार बाईं ओर मुड़ता है, तो क्रम से 5 मीटर बाईं ओर मुड़ा। उसके बाद में 15 मीटर चला तो ये लो 15 मीटर चला दिया, और उसके बाद में फिर क्या है 15 मीटर चला बाईं ओर, तो ये लो 15 मीटर बाईं ओर चला दिया, तो इसके बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो अपने आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, तो आरंभिक बिंदु तो ये अभी, अब ये 10 है और ये 10 है, और ये आपके पास में कितना है 5 है, तो इसकी चौड़ाई ये टोटल कितनी है अभी 5 है, तो ये 15 हो गया, तो ये एकदम इसके ऊपर आएगा, और ये कितना है अभी 15 है, तो इसका मतलब इसके बीच में गैप कितना है 5 का है। तो अब इसने बोला है भी अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो उत्तर की ओर है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी प्रश्नवाचक, इसमें बताना भी कौन सी श्रृंखला गलत है। तो यहाँ पे देखो भी पहले 4 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे दुगुना कर दिया, पहले 4 बढ़ा दिया, फिर दुगुना कर दिया, फिर 4 बढ़ा दिया, फिर 32 का दुगुना कर दिया, फिर 64 और 4 68, यानी 4 बढ़ा दिया, और फिर 68 का दुगुना करेगा भी, 8 2 16 और 6 2 12 और 1 13, तो 136 आना चाहिए। आ रहा क्या, आ कितना रहा है 132, तो यहाँ पे 132 क्या है, इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है, गलत कथन है ये। यानी पहले 4 जोड़ा, फिर आगे वाली संख्या का दुगुना कर दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर आगे वाली संख्या का दुगुना कर दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर दुगुना कर दिया,
इसी प्रकार से 68 का दुगुना करेगा तो 136 बनेगा, न कि 132, तो यहाँ पे 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी इस प्रकार से हमने एक पेपर है वो और सोल्व किया है भी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भी, ग्रुप डी की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के 99 पेपर आपको करवाए गए हैं। 2022 में 99 पेपर हुए थे ग्रुप डी के सारे मैंने आपको करवा रखे हैं चैनल के ऊपर, और प्ले लिस्ट में कंटिन्यू सारी की सारी क्लासें आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के ग्रुप डी के भी क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं भी, प्रीवियस ईयर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है वो 3 मार्च 2021 को जो 3 बजे जो पेपर हुआ था ना, उस पेपर को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।